हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी महीने के करंट अफेयर, लेकिन दो महत्वपूर्ण मैगजीन से जो है घटना चक्र एंड प्रतियोगिता दर्पण। यहाँ पे ये जो मैगजीन्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये एग्जाम करंट अफेयर्स वो होते हैं जो आपको कभी कहते हैं ना कि यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे नहीं मिलते न्यूज़पेपर में, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं, थोड़े से बाउंसर से लगते हैं, बट मज़ा आएगा आपको। ऑलरेडी हम लास्ट ईयर भी डिस्कस करते थे और जनवरी की मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है आप लोगों के साथ। फरवरी की अभी स्टार्ट करेंगे, तो फरवरी 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के फरवरी के इन दोनों मैगजीन से करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं आगे। ये आप सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पे ही सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, और जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी होती है वो मैं टेलीग्राम चैनल के साथ यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। और अगर आप स्टेट पीसीएस या किसी और एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करते हैं जो स्टडी आईक्यू आपको ऑफर करता है, तो आप अपने एडमिशन्स ले सकते हैं। आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, VIP लाइव, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट पे जाइए, ये कोड का इस्तेमाल करिए जो आप अपना कोर्स लेना चाहते हैं। कोई भी कोर्स है हमारा जो स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करता है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पावर उनको दोबारा से मिल गई है 2025 के असेंबली इलेक्शन में 27 सालों के बाद। इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बीजेपी ने जो गवर्नमेंट बनाई है, पहली असेंबली इलेक्शन 1993 में इन्होंने जीता था, जहाँ पे मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज जी जो हैं चीफ मिनिस्टर बने हैं। सक्सेसिवली ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है जी आपका। 1993 का इन्होंने इलेक्शन जीता था। 2025 में 62 MLAs जो आम आदमी पार्टी के हैं, उसमें लास्ट 62 MLA जीते थे। अभी इनके पास सिर्फ 22 MLA की सीट आई है, लेकिन कांग्रेस ने एक भी सीट इसमें हासिल नहीं करी है। तो ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। पहले 62 सीटें थी, अब 22 सीटें हैं। रेखा गुप्ता जो हैं वो पहली चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की, जिन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से स्टार्ट किया है। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रेखा गुप्ता जी हैं वो पहली नहीं हैं, वो 4th CM हैं दिल्ली की। और सुषमा स्वराज जी जो हैं सबसे पहली थी जब इन्होंने 1998 में जीता था। और उसके बाद जो हैं आतिशी मारलेना जो है 2024 में, ठीक है। और ये जो हैं ये आपको 4th हैं, ठीक है। और शीला दीक्षित भी जी हैं, शीला दीक्षित जी, ठीक है। शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज एंड उसके बाद जो हैं आतिशी मारलेना। तो ये टोटल जो हैं 4 आपकी अभी तक CM रही हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन क्या बनेगा, 1 and 2 इज द राइट आंसर। ये देख लीजिए, 22 सीटें जीती हैं आम आदमी पार्टी ने और 48 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। और 2020 में जो है आम आदमी पार्टी के पास 62 थी और बीजेपी के पास 8 सीटें थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 2025 का दिल्ली असेंबली इलेक्शन के बारे में। फिर अगेन क्वेश्चन है, बीजेपी ने अपना जो है बेस्ट सीटें जीती 48 और 8 सीटें 2020 में थी इनके पास। बिल्कुल सही पॉइंट है। आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपना दिल्ली का जो जहां से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनकी सीट वो हार चुके हैं। और आतिशी मारलेना जो प्रेजेंट में CM थी, वो उन्होंने कालका जी सीट जीती हैं। ये ऑप्शन सही है। बीजेपी ने अपनी 2 सीट अपने अलाइज को दी थी, जनता दल JDU और लोक जनशक्ति पार्टी, जिसमें से उन्होंने 1 सीट जीती है। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। इनके दोनों कैंडिडेट्स हारे थे, जनता दल UK और लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों कैंडिडेट हारे थे। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन क्या बनेगा, 1 and 2 इज द राइट आंसर। 1 and 2। प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लगा है, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 3 मई 2023 का डिसीजन था मणिपुर हाई कोर्ट का, जिसमें ट्राइबल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। जो है मेतेई जो कम्युनिटी है, जो वायलेंस ट्रिगर कर रही थी, जनजाति को दर्जा देने का निर्देश किया, जिससे हिंसा भड़की थी। ये बिल्कुल सही पॉइंट है जी। यहाँ पे 3 मई 2023 को डिसीजन दिया गया था कि इनको ट्राइबल स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। 19 मेंबर बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस जो है वो
वो घोषित किया अक्टूबर 2024 में चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह के अगेंस्ट। बिल्कुल सही है, जिसके कारण जो है आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को आपको मिल रही थी। ये पहली बार है प्रेसिडेंट रूल जो है इंपोज किया गया है मणिपुर में, नहीं ये 11th टाइम था। ठीक है, ऑलरेडी जो है यहाँ पे इतनी बार जो है इंपोज हो चुका है और पहली बार जो है अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मणिपुर जो है स्टेटहुड इसको कब मिला था? 1972 में मणिपुर को स्टेट बनाई गई थी 1972 में। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सो ऑप्शन क्या बनेगा? 1 and 2 इज द राइट आंसर, 1 and 2। इंडियन डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम VSHORADS कहते हैं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये इंडिजिनियसली डेवलप है, पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। बिल्कुल ऑप्शन सही है। विजय दुर्ग जो है वो आपका जो है कमांड हेडक्वार्टर है इंडियन नेवी का, ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर है इंडियन नेवी का। ये ऑप्शन गलत है। देखिए यहाँ पे ईस्टर्न कमांड जो हेडक्वार्टर है उसका नाम इन्होंने विजय दुर्ग रखा है, पहली बात तो, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? सो जो है ये ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन जो आर्मी था वो लोकेटेड है आपका फोर्ट विलियम कोलकाता में, फोर्ट विलियम कोलकाता में। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। रंजन देसाई कमेटी ने जो है यूसीसी गुजरात में ड्राफ्ट किया, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्होंने ड्राफ्ट किया। कमेटी का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला गलत है और तीसरा पहला सही है, तीसरा सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 1, यानी कि सेकंड ऑप्शन जहां पे गलत देखने को आपको मिल रहा है। देखो इन्होंने गुजरात में भी इन्होंने कमेटी बनाई और उसके बाद जो है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड पहली स्टेट थी आपकी जहां पे यूसीसी लगाया गया था, अब गुजरात के ऊपर भी यही बात करने की जा रही है। तो रंजन देसाई कमेटी है जिसने ये ड्राफ्ट तैयार किया। सो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको पॉइंट बताना है कौन सा सही है। 5 मेंबर कमेटी जो बनाई गई है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में इंप्लीमेंट करवाएगी, 5 मेंबर कमेटी है, बिल्कुल सही, रंजन देसाई, दूसरा उत्तराखंड जो है पहली स्टेट बनी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिन्होंने इंप्लीमेंट किया, ये ऑप्शन सही है जी। इन्होंने इंप्लीमेंट किया था 27 जनवरी 2025 को, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले वो पोर्तुगीज ने गोवा में लगाया था, गोवा पहली स्टेट थी, लेकिन आज़ाद भारत की सबसे पहली स्टेट जो है वो उत्तराखंड है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। यूसीसी जो है वो लिमिटेड है ओनली टू द मैटर्स रिलेटेड टू द मैरिज एंड डाइवोर्स, नहीं ये अकेला मैरिज और डाइवोर्स का लेना देना नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे जैसे अपने पर्सनल लॉज, हलाला लॉज जो वगैरह होते हैं वो। तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर, 1 and 2, ये याद रखें, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फोर्ट विलियम का नाम जो है विजय दुर्ग किया गया, इसका रीजन क्या है? देखिए फोर्ट विलियम का जो नाम है वो आपका जो नाम था दैट इज किंग विलियम 3 ऑफ इंग्लैंड के नाम पे रखा गया था, जो अंग्रेजों के टाइम पे था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेवल बेस था छत्रपति शिवाजी का, और ये हेडक्वार्टर हैं हमारे ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के। तो पहला ऑप्शन सही हो गया जी, ये नेवल बेस है छत्रपति शिवाजी का, ये भी सही है, हेडक्वार्टर है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी? डी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑल दीज आर द राइट आंसर। इसी कारण इसको बनाया गया है, फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग किया गया है। ये है जी विजय दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्ट विलियम, अब इसका नाम जो है विजय दुर्ग हो चुका है। नेक्स्ट जो है ये डिसीजन किसका था कि फोर्ट विलियम का नाम अब विजय दुर्ग किया जाएगा? ये डिसीजन हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिसीजन था कि इसमें जो कॉलोनियल नेम्स हैं या कॉलोनियल रूल के टाइम से जो चीज़ें चलती जा रही हैं उसको रिमूव कीजिए, और इंडिया की हिस्टोरिकल और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए हमें अपना नाम इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। सिग्निफिकेंस क्या है विजय दुर्ग का? अभी हमने डिस्कस किया था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है नेवल बेस था, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये वही सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा टाइम नहीं दिया। नेक्स्ट है, कितने वेटलैंड एरिया जो हैं आपके इंक्लूड किए गए थे फरवरी 2025 तक, कितने इंक्लूड किए गए हैं? तो रामसर साइट्स वेटलैंड एरियाज जो हैं आपके टोटल 89 हैं, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर। और इसमें तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर हैं, जिसमें आपके 20 रामसर साइट्स आई हैं, और ये रामसर साइट्स जो हैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं। और रामसर जो है एक जगह है, 1971 में कन्वेंशन हुई थी ईरान के अंदर जो है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वेटलैंड्स का स्टेटस हम प्रोवाइड करने लग गए थे। तो इंडिया में टोटल 89 है, ऑप्शन नंबर सी।
कब इंडिया ने जो है और कौन से ईयर में रामसर ट्रीटी, रामसर कन्वेंशन को साइन किया था? तो इंडिया ने साइन किया था 1982 में। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और ये इंटरनेशनल ट्रीटी जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए वर्ल्ड वाइड। ऑप्शन नंबर बी। एरो इंडिया 2025 ये कब और कहां पे हुआ? एरो इंडिया 2025 जो है ये देखने को मिला येलहंका 10 से 14 फरवरी 2024 में। ऑप्शन नंबर ए। ये एक बाइनियल इवेंट है, हर 2 साल बाद होता है, जहां पे इंडिया अपनी एडवांसमेंट शो करता है कि डिफेंस और एविएशन में हम कहां तक पहुंच गए हैं। तो यहां पे प्रॉपर तरीके से शोकेस किया जाता है इस इवेंट में। तो येलहंका 10 से 14 फरवरी 2024 में देखने को आपको मिला। और ये बेस है कहां पे? ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में ये बेस देखने को हमें मिलता है। चलिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज किया है, इसमें इंडिया का रैंक क्या आया है? देखिए, पहली बात तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसमें इंडिया का रैंक आया है 96। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और इस इंडेक्स में पता लगता है कि कितनी पब्लिक सेक्टर करप्शन हो रही है, और इसमें जो 0 नंबर होता है वो हाईली करप्ट होता है, ठीक है, हाईली करप्ट। और जिसका 100 नंबर होता है वो करप्शन फ्री देखने को हमें मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 180 कंट्रीज का डेटा हमने लिया था, जिसमें 85% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर में अंडर 50 में देखने को हमें मिलती हैं। इंडिया का स्कोर जो है 38 था, और अभी ड्रॉप हुआ एक पॉइंट, जाने के 39 था पिछले साल। और उसके बाद अगर बात करी जाए तो इंडिया का रैंक 96 है। लीस्ट करप्ट में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लीस्ट करप्ट है डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर। और हाईली करप्ट में साउथ सुडान, सोमालिया और वेनेजुएला। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप लीस्ट करप्ट का जो फर्स्ट रैंक है वो याद रखें, और लास्ट रैंक है साउथ सुडान का, ये भी याद रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और करप्शन का क्लाइमेट एक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है यार? यही फर्क पड़ता है कि आप मिसयूज करते हैं क्लाइमेटिक फंड्स को, अंडरमाइन करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट को, और मार्जिनल पॉपुलेशन जो क्लाइमेट चेंज के लिए उसके लिए वल्नरेबल कंडीशन बनाते हैं। एंटी करप्शन बॉडीज को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, सो दैट हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रॉपर तरीके से कर पाएं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 मेन क्राइटेरिया बताइए जो सिलेक्ट किए गए हैं 100 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द रिसेंटली लॉन्च प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है, वो 3 क्राइटेरिया यहाँ पे आपके सिलेक्ट किए गए हैं। वो 3 क्राइटेरिया क्या हैं? लो प्रोडक्टिविटी, मीडियम क्रॉप इंटेंसिटी एंड बिलो एवरेज क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी। देखो, इसमें क्या है कि उन एरियाज को सिलेक्ट किया जा रहा है जहां पे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है, और मीडियम क्रॉप इंटेंसिटी है जहां पे हम बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं फार्मर्स को, और उनको क्रेडिट भी नहीं मिलता। तो उन एरियाज के अंदर जो है हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है? बी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के रिसेंटली किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है ज्ञानेश कुमार जी को। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 324 में, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक कमेटी बैठी है, अभी रिसेंटली कमेटी बनाई गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी एंड यूनियन होम मिनिस्टर थे यहाँ पे, ये तीनों लोगों ने इसको अपॉइंट किया है। किनको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी पहले कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, इनको तीनों मिलके जो हैं इनको अपॉइंट करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट ने इसको चेंज करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह के ऊपर एक यूनियन मिनिस्टर की बात करी, जो इस साल जो है होम मिनिस्टर इसमें देखने को आपको मिले। तो इन तीनों लोगों ने ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव कुमार जी को। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ मतलब भारत जो है इंडिया फाउंडेशन ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ओमान के साथ, और ऑर्गेनाइज किया है 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये मस्कट ओमान में ऑर्गेनाइज करी गई है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसका जो थीम था वो था वोएजिंग टूवर्ड्स न्यू हॉराइजन्स इन मैरीटाइम
पार्टनरशिप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो है इनका थीम था। ये कॉन्फ्रेंस जो है एम करती है इंडियन ओशन रीजन में पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए, जहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड कॉपरेशन, ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 मस्कट, ओमान। कौन सा इंडियन प्लेयर है जिसको रिसेंटली बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का मिला है? तो वो हैं मनु भाकर जी। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर। ये अवार्ड जो है इनिशिएट किया गया था बीबीसी जो है इंडिया के द्वारा 2020 में, जिसमें ऐसे फीमेल इंडियन फीमेल एथलीट्स जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और इंस्पायर कर रहे हैं दूसरे लोगों को, तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। ऑप्शन नंबर सी। कौन से ट्रेडिशनल आर्ट पीस को गिफ्ट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने? किसको? प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस को। तो ये दिया है डोकरा आर्ट वर्क। दिस इज डोकरा आर्ट वर्क जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सो दिस इज द डोकरा आर्ट वर्क, ठीक है। देखो ये डोकरा आर्ट वर्क जो है ये एक म्यूजिशियन है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये प्ले करते हैं इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को। डोकरा क्राफ्ट जो है ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट देखने को आपको मिलती है, छत्तीसगढ़ और बहुत सारे आपकी जो ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ से ओरिजिनेशन है। ये 4000 साल 4000 ईयर ओल्ड मेटल कास्टिंग टेक्निक है, जिसको जीआई टैग भी देखने को आपको मिलता है छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ इन विच स्टेट ऑफ जो है मतलब इंडिया में प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया रिसेंटली? ये तो अभी हमने पढ़ा भी था, दैट इज मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और प्रेसिडेंट रूल जिसे हम आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन एमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल और स्टेट एमरजेंसी के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और यहाँ पे बीरेन्द्र सिंह जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने टॉप किया है मेडल टैली में 38th नेशनल गेम्स में? तो ये टॉप किया है सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। और इन्होंने टॉप किया है और इसमें इन्होंने 68 गोल्ड जीते हैं, 26 सिल्वर जीते हैं और 27 ब्रॉन्ज जीते हैं। और ये गेम्स देखने को आपको मिली थी उत्तराखंड में जनवरी 28 से फरवरी 14 तक। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। मित्रा प्लेटफॉर्म का जो रिसेंटली लॉन्च किया है सेबी ने, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो व्हाट इज मित्रा? मित्रा मतलब होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। मतलब म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट करें, उसको ट्रेस करता है और कैसे पैसा निकाला जाता है, ये सब चीज़ें ये बताता है मित्रा प्लेटफॉर्म। और ये सेबी ने लॉन्च किया है। ये ऑनलाइन सर्विस जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगी कि वो अपना जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको ट्रैक कर पाएँ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ईजिली निकाल पाएँ। तो उस चीज़ के लिए ये मित्रा प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, टू हेल्प ट्रैक एंड रिट्रीव द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए थे फरवरी 2025 में, उसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है क्या सही है। इस विजिट में इंडिया और फ्रांस ने रिव्यू किया अपनी प्रोग्रेस होराइजन 2047 एक्शन प्लान, जो कि दोनों देशों के बीच में बायलेटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फोकस करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडिया का जो पहला कॉन्सुलेट है वो इनॉग्रेट किया गया मार्सिले में, जो कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एसोसिएट करता है वीर सावरकर जी के साथ। बिल्कुल ऑप्शन सही है। इन्होंने अपना पहला कॉन्सुलेट जो है दूतावास स्टार्ट किया, दैट इज इन द मार्सिले, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, इन्होंने रीट्रीट किया है अपनी सपोर्ट इंडिया परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड किया कि हाँ इसकी जो है मतलब ये बन सकता है परमानेंट मेंबर। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। अभी 5 परमानेंट मेंबर हैं आपके, फ्रांस है, रशिया है, जो है यूके है, चाइना है और यूएस है। तो फ्रांस ने सपोर्ट हमें दिया है इस चीज़ के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 बनेगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी। ये है जी फ्रांस की कैपिटल है पेरिस हेडक्वार्टर है यूनेस्को के और ओईसीडी के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के। तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रांस। इंडिया फ्रांस डिफेंस कॉपरेशन के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है क्या सही है। हमने यहाँ पे जो है न्यू रफाइल फाइटर जेट्स जो है फ्रांस से डिस्कस किए कि हम आपसे परचेज करेंगे, बिल्कुल सही है। 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है इंडिया में बनाई जाएंगी, ये भी ऑप्शन सही है। इंडिया और फ्रांस जो है ज्वाइंट कॉपरेशन करेगा इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ये भी ऑप्शन सही है। देखो इंडिया फ्रांस के साथ जो है 35 अदर कंट्रीज भी हैं,
जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि आपके बात करेंगे फ्यूजन एनर्जी रिसर्च के ऊपर बात करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विजिट थी फ्रांस में, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको बताना है क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इन्होंने एआई वर्क समिट के ऊपर जो है बायलैटरल टॉक और को शेयरिंग की बात करी, बिल्कुल सही है। इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम को ऑर्गेनाइज किया, बिल्कुल सही है। फ्रेंच इंडस्ट्री को बुलाया और उन्होंने बोला कि इंडिया में आके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये भी ऑप्शन सही है। तभी इन्होंने बात करी थी 6 स्कॉर्पियन क्लास जो हैं वो इंडिया में बनाए जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं जी, ऑप्शन डी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे करी हैं। आर्टिफिशियल वर्क समिट के ऊपर बात करी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करी, और जो प्रेसिडेंट हैं एम्यूनल मैक्रॉन और फ्रांस इंडस्ट्रीज को बुलाया सो डैट आप इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन में इंडिया के साथ मिलकर काम करें। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कौन से मेजर इश्यूज डिस्कस किए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रॉन जब ये विजिट पे थे? तो पहला है डिफेंस कॉर्पोरेशन, परचेज ऑफ रफाइल एयरक्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कॉर्पियन सबमरीन्स, यस ये बात करी गई थी। इंडिया फ्रांस कल्चरल एग्रीमेंट के ऊपर बात करी गई थी, ना ये नहीं हुआ। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर भी कोई बात नहीं हुई, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी कोई बात नहीं हुई। इन्होंने एआई के ऊपर बात करी थी, नॉट साइबर सिक्योरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। कौन सा प्लेस जो है वो रिलेट करता है वीर सावरकर जी के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी विजिट करने गए हैं फ्रांस में? मैंने आपसे अभी बात करी थी कि इन्होंने जो है अपना पहला कॉन्सुलेट भी वहां पे ही सेट किया है, एंड दैट इज कॉल्ड मजार ग्यूज वॉर सिमेट्री। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे इस विजिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रिब्यूट पे किया वीर सावरकर जी को और उनको और उन सोल्जर्स को जो सेक्रीफाइस किए गए, सेक्रीफाइस अपनी जिंदगियां उन्होंने जो है दांव पे लगा दी मजार ग्यूज वॉर सिमेट्री के अंतर्गत। और ये कहाँ पे है? मार्सिले में देखने को आपको मिलता है, मार्सिले, ठीक है। और यहीं पे ही इन्होंने क्या किया था? पहला कॉन्सुलेट अपना स्थापित किया है। वीर सावरकर जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और ये अंग्रेजों से भागे थे, मतलब अंग्रेजों से यहाँ पे मतलब उनको धोखा देके, चकमा देके यहाँ से भाग गए थे, और हमेशा से इंडिया के जो हिस्टोरिकल इवेंट है उसमें मेन रोल प्ले किया है वीर सावरकर जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ऑप्शन नंबर वन। कौन सा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है वो फ्यूजन एनर्जी के साथ रिलेट करता है, जो डिस्कस भी किया गया था इन एग्रीमेंट्स में? तो ITER प्रोजेक्ट। अब आप समझ पा रहे हैं कि हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें कितने चीजें निकल आ रही हैं। और ITER दैट इज इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, और फ्यूजन एनर्जी, और इसमें 35 अदर कंट्रीज भी देखने को आपको मिलती हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब विजिट करने गए थे यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस न्यूक्लियर जो है ये फ्यूजन रिएक्टर प्रोजेक्ट है, जो कि एम करता है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के ऊपर और इंडिया और फ्रांस की साइंटिफिक कॉपरेशन के साथ। तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वन। मेन ऑब्जेक्टिव बताइए हॉराइजन 2047 एक्शन प्लान जो इंडिया और फ्रांस के बीच में डिस्कस हुआ। इन्होंने यही बात करी है यहाँ पे कि इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है हम अच्छा करेंगे। ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये दोनों देशों के बीच में बायलैटरल कॉपरेशन बढ़ाएगा 2047 तक, और इंडिया एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा, 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा, जो फोकस करेगा इन दोनों देशों में बहुत सारे की फैक्टर्स के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, एनर्जी, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर। इन चीज़ों के साथ वो डिस्कस करेंगे इंडिया और फ्रांस। तो 100 साल भी हो जाएंगे, तो इसीलिए इन्होंने इंडिया और फ्रांस का 2047 तक का प्लान लिया है, ताकि ये दोनों देशों के बीच में अपनी बायलैटरल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करें। ऑप्शन नंबर बी। हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में किसको दी गई है? तो मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेशन को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी इन्होंने प्रोवाइड करी है, और डिस्कशन किए गए हैं कि हम रफाइल फाइटर जेट्स जो हैं हम आपसे लेंगे, और 6 स्कॉर्पियन क्लास जो हैं इंडिया में बनाई जाएंगी, और इसके अलावा भी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको एक्सपैंड करने की, यानी कि आपको इंटर करवाने की हमारी जिम्मेदारी होगी, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ हम इंडिया परमानेंट मेंबरशिप में आ जाए। ऑप्शन नंबर बी। और कल्चरल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2026 का जो थीम था वो क्या है? तो थीम इन्होंने 2026 का बोला है ईयर ऑफ इनोवेशन, वर्ष नवाचार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसमें कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, इनोवेशन एक्सचेंज करेंगे, और ये 60th एनिवर्सरी होगी इंडिया और फ्रांस के कल्चरल एग्रीमेंट की। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर, ईयर ऑफ इनोवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फ्रांस विजिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेजर कल्चरल साइट्स को विजिट किया अलोंग विद द फ्रेंच लीडर, और कौन सी जगह थी अभी डिस्कस किया हमने, डेट इज सेमेट्री, मजार यूज, वॉर सेमेट्री, ऑप्शन नंबर बी। 2025 के करप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना आया है ये भी डिस्कस किया था हमने, 96 रैंक आया है, और लेवल ऑफ करप्शन जो है अभी भी हमारे भारत देश में बढ़ती चली जा रही है, और इंडिया का जो 2024 में रैंक था वो था 93rd रैंक था इंडिया का 2024 में, ठीक है, और अभी जो है 96 रैंक आया है, 2024 में 93rd थर्ड था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हम इसमें जो करप्शन केसेस की सीरियसनेस है उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से आपको ये पता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। और ये इंडेक्स कौन देता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अभी ये भी डिस्कस किया था। लीस्ट करप्ट कौन सी है जी, लीस्ट करप्ट जो है आपकी डेनमार्क है, ऑप्शन नंबर सी, लीस्ट करप्ट डेनमार्क है, और ये 7th कॉन्सेक्यूटिव टाइम है कि लगातार 7वीं बार जो है डेनमार्क ने टॉप पोजीशन हासिल करी है, और गवर्नेंस और एंटी करप्शन जो मेजर्स हैं वो स्ट्रांग रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया की नेबरिंग कंट्री जो बेस्ट रैंक आया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में वो किसका आया है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में तो नेपाल का बेस्ट रैंक आया है, तो नेपाल 107वें नंबर पे देखने को आपको मिलता है। इंडिया का रैंक तो 96 है, और नेपाल का जो है वो 107 देखने को मिला। पाकिस्तान की बात करते हैं तो 135 आता है, बांग्लादेश की बात करें 151 आया, और श्रीलंका की बात करें तो 121 देखने को आपको मिला है। हायर करप्शन लेवल हैं यहाँ पे, और इंडिया का 96। इंडिया का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 96 आया, इससे हमें क्या रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसमें यही पता लग रहा है कि लेवल करप्शन का बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में किन चीज़ों को मेजर किया जाता है, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है असेसमेंट करी जाती है कि डिफरेंट कंट्रीज के लेवल ऑफ करप्शन की, और 0 to 100 स्केल दिया जाता है। 0 जो होगा वो लीस्ट करप्ट है, 100 वाला हाई करप्ट देखने को आपको मिलता है, और ये इंडेक्स इवैल्यूएट करता है उस देश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, पॉलिटिकल और गवर्नमेंटल सिस्टम्स को प्रॉपर तरीके से बताया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 2025 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में किस कंट्री का लीस्ट करप्शन इंडेक्स में नाम देखने को मिला, दैट इज अगेन डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन मैंने मतलब जस्ट घुमाए हैं, वे सेम ही क्वेश्चन है वो। उसमें बात करता है 2025 बजट में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, मतलब कैसा रहा, हमने एग्जैक्ट सेम टाइम पे ही पहुंचाया, तो इससे हमें ये पता लगता है कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंडिया की कमिटमेंट कैसी है, इंडिया पूरा डेडिकेटेडली पार्टिसिपेट कर रहा है यूएन की फंक्शनिंग में, तो हमने प्रॉपर तरीके से कंट्रीब्यूशन अपना ऑन टाइम पहुंचाया यूएन को, ऑप्शन नंबर बी। 96 रैंक है इंडिया का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, लेकिन इससे हमें पॉजिटिव चीज़ें क्या पता लग रही हैं, इसमें हमें ये पता लग रहा है कि हाँ, हमें एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो कंट्रोल करेगी करप्शंस को, और ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जो करप्शन को करप्शन से हम फ्री हो जाएं, और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन के बजट्स में। सो इट मीन्स यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं कि अगर हमें ये पता भी लगा है कि हाँ, हम यहाँ पे गलत हैं, तो हमें पता लगेगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को सही कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये डेटा तैयार करती है, ऑप्शन नंबर डी। हमने जो यूएन बजट में पैसे दिए वो कितने दिए, ऑन टाइम तो पहुंचाए, लेकिन कितने पैसे पहुंचाए, हमने 37.64 बिलियन डॉलर बाय फरवरी 2025 ये हमने पहुंचाया, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। 3764 करोड़ रुपया यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है, सॉरी यहाँ पे जो है 3.764 है, ठीक है, ये डॉट इधर आएगा, 3.764 बिलियन 3.764 बिलियन जो है हमने इतना प्रोवाइड किया है डेटा। और इंडिया जो है मतलब हम टाइमली पेमेंट पे करते हैं, तो इसीलिए इंडिया को इंक्लूड किया है यूएन ने ऑनर रोल में। ऑनर रोल में जो है यूएन ने इंडिया को इंक्लूड किया है, क्योंकि ये कमिटमेंट शो करता है इंडिया की यूएन के लिए, और ऐसे नेशंस जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम पे करते हैं यूएन को, तो उसको ऑनर रोल में इंक्लूड किया जाता है। तो इंडिया को ऑनर रोल में इंक्लूड किया है यूएन ने, और यूएन जो है 24 अक्टूबर 1945 को बना था, इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूएन डे कहते हैं। कंट्रीब्यूशन इंडिया की जो अप्रिशिएट करी जा रही है यूएन बजट में कि हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम कंट्रीब्यूट करते हैं उनके रेगुलर बजट में, तो इसीलिए ऑनर रोल में हमें प्रोवाइड किया गया है। और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है, एंटोनियो ग्यूटेरेस। एंटोनियो ग्यूटेरेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखना, सेक्रेटरी जनरल हैं ये। जो कतर विजिट हुई है, मेन ऑब्जेक्टिव रिसेंट विजिट ऑफ कतर, अमीर शेख तमीम बिन
हमद अल थानी, इनकी जो है रिसेंट विजिट हुई है जी, कतर के शेख है, इंडिया में आए हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों देशों के बीच में अगेन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ट्रेड रिलेशन को स्ट्रांग रखना, जिससे दोनों देश फोकस कर पाएं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड रिलेशन को स्ट्रांग करने के लिए देखने को आपको मिले। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो कतर है, कतर की कैपिटल इज दोहा। वेरी इंपॉर्टेंट बताइए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया और कतर का? यही है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर तरीके से करें। यहां पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 की कहां पे हुई? मस्कट, ओमान में देखने को आपको मिली। ऑप्शन नंबर वन। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने डिलीवरी करी, एक स्पीच दिया इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 में, और वो क्या था? दैट इज न्यू होराइजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप के लिए, समुद्री साझेदारी के लिए जो है नए क्षितिज प्रोवाइड किए गए। जो इन्होंने फोकस किया कि हमारी नीड जो कोऑर्डिनेट करेंगे एफर्ट्स डेवलपमेंट और सिक्योरिटीज़ में इंडियन ओशन में, तो इस चीज़ के लिए ये बात करेगी। और ये 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस थी जो मस्कट में देखने को आपको मिल रही थी। मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए, मैरीटाइम पार्टनरशिप के लिए इन्होंने बातें करी। ये न्यू होराइजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस ये डिस्कस किया गया। ये जो डिस्कस जो किया गया ये क्या है, मतलब क्या डिस्कस किया गया? रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी और कॉपरेशन को यहाँ पे डिस्कस किया गया। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें प्रॉपर तरीके से सेफ्टी, डेवलपमेंट और सभी नेशंस में यहाँ पे किया जाएगा। तो यही बातें डिस्कस हुई। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 का मेन एम क्या था, मेन इशू क्या था? रीजनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट। यही हम बात कर रहे हैं, तब से ही अब बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। मेन थीम जो है, मेन इशू या मेन थीम यही था, रीजनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट ही मेन थीम था। और एस जयशंकर जी ने मैरीटाइम के बारे में बात किया था, स्ट्रेस दिया था इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ। पर्पस क्या था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का? इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात करी गई, पॉसिबिलिटी दी गई रीजनल कॉपरेशन की, इस्टेब्लिश किया गया ग्लोबल पीस को। यस, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं आपके सही हैं, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के सारे पॉइंट सही हैं। आरबीआई ने फरवरी 2025 में रेपो रेट को कट किया, कितने परसेंट कट किया? तो इन्होंने 0.25% जो है वो कट किया है। ऑप्शन नंबर बी। तो पहले कितना था? 6.50 था, अब कितना है? 6.25% देखने को आपको मिला है। तो 0.25 जो है ये कम देखने को आपको मिला। जो लोअर इंटरेस्ट रेट है, अगर हम लोअर इंटरेस्ट रेट करते हैं तो ये फायदा किसको होता है? कस्टमर्स को फायदा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जब लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको मदद की जाएगी इस तरीके से। तो 0.25% जो है कट किया गया। किस टाइप का इंपैक्ट जो है रेपो रेट कट करने से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर देखने को आपको मिला? तो ये पड़ा कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग जो हैं पैसा बैंक के पास ज़्यादा आ जाएगा, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे और देश में ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। डिफरेंस क्या है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में? देखो, रेपो रेट का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसमें जो बैंक होते हैं वो पैसा मांगते हैं किससे? आरबीआई से। आरबीआई बैंकों को पैसा देता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो सेम केस यही होता है, आरबीआई जब बैंक जो होते हैं आरबीआई को पैसा देता है शॉर्ट टर्म के लिए, वो रिवर्स रेपो रेट के ऊपर पैसा देता है। रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट इज ऑल्सो कॉल्ड द LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, रिवर्स रेपो रेट से 1% कम होता है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। तो व्हाट इज दिस? यहाँ पे क्या बनेगा? आरबीआई lends money from the commercial bank, रेपो रेट, एंड रिवर्स रेपो रेट इज द रेट विच आरबीआई lends money to the बैंक। तो ये होता है। डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे देखो जी, जो आरबीआई लेंड करता है मनी टू द कमर्शियल बैंक, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। ठीक है, आरबीआई मनी टू द बैंक्स, ये ठीक है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट में जिसमें आरबीआई लेंड करता है मनी टू द, ये ऑप्शन गलत है यार, लेंड फ्रॉम आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, लेंड फ्रॉम द जो है आरबीआई लेंड्स मनी फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है, और जिसमें आरबीआई पैसा देता है बैंक्स को, वो रेपो रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बनाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा इंटरेस्ट रेट जहां पे आरबीआई लेंड करता है मनी टू द कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए, तो दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिसमें जो सरप्लस बैंक्स फंड्स होते हैं, जिसमें वो पैसा यूज़ करता है, आरबीआई यूज़ करता है उन बैंकों से, और तो दैट इज़ कॉल्ड आपका रिवर्स रेपो रेट। अब बात ये भी आती है
कि ये रेट जो होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं जो लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखते हैं आपकी इकोनॉमी में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, रेपो रेट क्या होता है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए, और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप रिजर्व रखेंगे तो पैसा मिल जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जिसमें कमर्शियल बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं बैंक्स को, आरबीआई को, मतलब कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को पैसा देते हैं। ये डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स को फुलफिल करने के लिए होता है। ये रिवर्स रेपो रेट अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया उसको निकालने के लिए होता है। रेट हमेशा ज़्यादा होता है, ये कंपैरेटिवली लेस होता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपका रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है। रेपो रेट को रीपरचेज एग्रीमेंट कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट को रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये नाम है इनके, और दोनों को मिला के LAF कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें हम पैसे का एडजस्टमेंट करते हैं मार्केट में। मेन ऑब्जेक्टिव बताइए, जो रेपो रेट को अगर हम चेंज कर रहे हैं, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है चेंज कर रही है, तो इसमें इनका लॉजिक क्या है? तो इनमें लॉजिक यही है कि इन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ये अभी हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगर हमने कट लिया रिवर्स रेपो रेट का आरबीआई में, उसका बेनिफिट क्या होने वाला है? सो बेनिफिट बच्चे यही होगा कि कंज्यूमर को जल्दी से जल्दी लोन मिलेंगे, क्योंकि हमने पैसा मार्केट में हमने फ्लो करना है। अगर हमने रेपो रेट कम किया है, रेपो रेट कम करने का मतलब क्या हो गया कि बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है, ठीक है। बैंकों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा, सो डैट वो कंज्यूमर को पैसा देंगे और कंज्यूमर आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम इकोनॉमी ग्रोथ के लिए पैसा रेपो रेट कट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। अगर पॉलिसी रेट आरबीआई का अफेक्ट करता है किस तरीके से इकोनॉमी में? मैंने आपसे बात करी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है आपका, है ना, तो इसका मतलब पैसा मनी ज़्यादा हो रही है बैंकों के पास, जिससे वो इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। अगर रेट जो है आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब बैंकों के पास जो मनी है वो कम हो रही है। जब मनी बैंकों के पास कम हो रही है, तो आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा मार्केट में देंगे, जिससे क्या होगा, लोग होंगे वो कम पैसा लेंगे मार्केट से, मतलब बैंकों से। तो यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो यही आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर डिमांड्स को अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई ने रेपो रेट जो है आपका चेंजेस किए, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF में, ये क्या है? इसमें एक्चुअली ये है कि रेपो रेट को रिड्यूस किया गया 0.25%, लेकिन बाकी रेट्स जो हैं वो कांस्टेंट रहे। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बाकी चीज़ें कांस्टेंट रही, लेकिन रेपो रेट कम किया। ऐसी सिचुएशन जहां पे हम रेपो रेट कम करते हैं वो क्या? तो देखो, सीधी सी बात है कि जो कौन सी सिचुएशन में जो है मतलब कम जो है रेपो दर में कमी में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? जाने कि जब हम रेपो रेट कम कर देते हैं तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप मार्केट में पैसा ज़्यादा दें, ठीक है। तो जब मार्केट में पैसे ज़्यादा देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो जब वो बंदा पैसा कम लेगा, मतलब पैसा ज़्यादा लेगा, आदमी पैसा ज़्यादा लेगा, तो इसका मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। दैट इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीजेज, क्योंकि रेपो रेट कम करने का मतलब ही ये है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो कम हो जाएगी, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले पाएंगे और कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। लोन लेने का मतलब यही होगा कि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आएगा, ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी, पैसा मार्केट में ज़्यादा लगेगा और अफोर्डेबल हम बनाएंगे इस चीज़ को, ऑप्शन नंबर बी। और हम ग्रोथ करना चाहते हैं, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2025-26 का, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है। नंबर 1, आरबीआई ने ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है 6.4 2025-26 के लिए, ये ऑप्शन गलत है। आरबीआई ने 6 to 7% ग्रोथ बोली है 2025-26 की, पहली बात तो, ठीक है। और जो 6.4 है ये एनएसओ का डेटा है, एनएसओ का, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन का, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, और ये 2024-25 का डेटा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 6.4 वाला ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी जा रही है 6.7 इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25-26, लेकिन ड्रॉप की जाएगी 7वें में क्वार्टर सेकंड में। देखो, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इन्होंने जो है, गलत क्यों है? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो है इन्होंने सेकंड क्वार्टर की जो प्रोजेक्ट करी थी वो 7.0 प्रोजेक्ट करी थी। इन्होंने ये नहीं बोला था कि ये कम होगी, नहीं, ये कम नहीं होगी, ये इन्होंने बोला ना व्हाइल इट विल ड्रॉप टू द 7.0, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन्होंने 7 बोला है, कम करने के लिए कुछ नहीं बोला। तीसरा पॉइंट बोलते हैं, ये ग्रोथ रेट जो है थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में 6.5 to 6.5% रहेगी, ये ऑप्शन सही है जी, इन्होंने बोला ये सही है। एनएसओ के अकॉर्डिंग जो है आपका जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया जा रहा है 6.4% 2024-25 के लिए, ये भी ऑप्शन आपका सही है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इन्फ्लेशन के कंसर्न मतलब इन्फ्लेशन को लेके कौन सा पॉइंट जो है आपका बिल्कुल सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
सीपीआई इन्फ्लेशन जो है इन्होंने प्रोजेक्ट किया था 4.8%। ये बिल्कुल सही पॉइंट है जी, 4.8% का ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, जो कंज्यूमर बियर करते हैं। इन्फ्लेशन जो है 3.8% रहेगा क्वार्टर 3 में, और 2025-26 में अगर मॉनसून नॉर्मल रहता है तो। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, क्योंकि इन्होंने क्वार्टर 3 में बात करी है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 3.8 नहीं रहेगी, वो आपकी 4% रहेगी। और क्वार्टर 3 में जो 3.8 है ये नहीं बात हुई, और इन्होंने बात करी है कि जो मॉनसून है अफेक्ट करेगा क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 को। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत बन जाता है। अगर ये इफेक्ट करेगा, और इन्होंने 4% बोली है इन्फ्लेशन। आरबीआई ने प्रोजेक्ट करी है सीपीआई इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन 4.2% 2025-26 के लिए, ये सही है। इन्फ्लेशन जो है प्रोजेक्ट करी गई है 4.2% फोर्थ क्वार्टर में, ये भी ऑप्शन सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा पॉइंट सही है और दूसरा पॉइंट गलत है, और पूछा गया था सही नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। तो बच्चे ये ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा पॉइंट यहां पे बिल्कुल सही है। द टर्म टैक्स ईयर जो है आपका असेसमेंट ईयर है, मतलब उसको इंप्लीमेंट किया गया है इन प्लेस ऑफ असेसमेंट ईयर। नहीं, ये गलत है जी आपका पॉइंट, सॉरी यहाँ ये गलत है। द नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं वो 47 से 23 करे गए हैं, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ये इंप्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से प्रपोज किया जा रहा है, यस बिल्कुल सही। एक सेकेंड, करेक्ट अबाउट द, एक सेकेंड, अच्छा मैं इनकरेक्ट, यहां पे करेक्ट पूछा गया है। टैक्स ईयर जो है यूज किया जाएगा असेसमेंट ईयर की जगह के ऊपर, ये सही पॉइंट है, ठीक है। टैक्स ईयर वर्ड यूज किया जाएगा असेसमेंट ईयर की तरफ, और चैप्टर जो है 47 से 23 किए जाएंगे, ये भी आपका सही है, ठीक है। और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, तो तीसरा गलत है। ये बिल हैज़ नॉट बीन रेफर टू द पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी, ये बिल रेफर किया गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास, तो ये भी ऑप्शन गलत है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 और 2 इज द राइट वन। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग 2024-25 की कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज करी गई है 0.25 मिलियन हेक्टेयर 2023-24 में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। 0.25 मिलियन हेक्टेयर जो है ये कम कर दी गई है हॉर्टिकल्चर एरिया, क्योंकि 2024-25 में 28.84 मिलियन जो है आपका हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर इतना एरिया था, और 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो एरिया था वो 29.09 मिलियन हेक्टेयर था। तो 29.09 से 28.84 हो गया, तो 0.5 मिलियन कम हुआ। वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करी गई 3.6% ग्रोथ रेट से, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करी गई 207.2 मिलियन टन से आपकी बढ़ा के करी गई 214.56 मिलियन टन, ये आपको 3.6% इंक्रीज हुई। फ्रूट प्रोडक्शन जो है एस्टिमेट किया गया 113.22 मिलियन टन 2024-25 में, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो 1, 2, 3 सारा सही है जी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के रिगार्डिंग पॉइंट बताइए, कौन सा पॉइंट जो है यहाँ पे सही है। इंक्रीज इन द टैक्स कंप्लायंस कॉस्ट, नहीं ऐसा नहीं हुआ। रिडक्शन इन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी, नहीं ऐसा नहीं हुआ। हमने टैक्स पेयर्स के लिए प्रोसीजर के लिए सिंप्लीफिकेशन करना, यस, जैसे आपका जीएसटी सिंप्लीफिकेशन किया था तो ऐसे ये इनकम टैक्स बिल को सिंप्लीफाई प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। ये न्यू बिल जो है एम करता है कि टैक्स सिस्टम को हम प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करें। चैप्टर्स को 47 चैप्टर से 23 चैप्टर कर दिया गया, और इसमें हम टैक्स पेयर फ्रेंडली प्रोसीजर लेके आएंगे, कंप्लाइंस कॉस्ट को कम करेंगे और एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। ग्रोथ रेट प्रोडक्शन का वेजिटेबल में 2024-25 के रिगार्डिंग, तो कौन सा पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो अनियन प्रोडक्शन है वो 19.11% बढ़ी और 28.87 मिलियन टन देखने को आपको मिला, ये ऑप्शन सही है। तो पहले जो अनियन प्रोडक्शन थी वो 24.26 मिलियन टन थी आपकी 2023-24 में, ठीक है, और 24-25 में कितनी होगी, इतनी, और परसेंटेज ग्रोथ हुई इतनी। दूसरा है पोटैटो प्रोडक्शन, वो 4.40% ग्रोथ हुई, 59.57 मिलियन टन हो जाती है, ये भी ऑप्शन सही है। 57.05 मिलियन टन से जो ग्रोथ होगी वो 59.57 मिलियन टन हुई, यानी कि 4.40 का परसेंटेज ग्रोथ हुआ। टोमेटो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है 1% से, और ये 21.54 मिलियन टन हुआ, 21.32 से
मिलियन टन से 21.54 हुआ, 1% ग्रोथ हुई, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है जी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की है, ठीक है, उससे क्या इंपैक्ट देखने को आपको मिला? देखिए, जैसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी उसने इंट्रोड्यूस करता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन देखने को आपको मिला, क्योंकि ये पॉलिसी जो है वो ग्लोबल ट्रेड टेंशंस को इंक्रीज कर रही है और रिड्यूस कर रही है इंपोर्ट ड्यूटीज को जो इंडिया लगाता है, और इंडिया के ऊपर प्रेशर लग रहा था जिससे बहुत ज़्यादा धक्का मिला स्टॉक मार्केट को। तो सेंसेक्स गिरा 1008 पॉइंट और निफ्टी गिरी 309 पॉइंट। तो ये जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन देखने को आपको मिला, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट गवर्नमेंट ट्रेड डील यानी कि ऑफिशियल ट्रेड डील हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, तो कौन से साल में? तो सबसे पहली बार जो है इन्होंने 2025 में फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेड देखने को आपको मिला, 2025 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। और यहाँ पे इन्होंने बात करी कि इसमें 50,000 टन 50,000 टन राइस जो है वो आपका एक्सपोर्ट करने की यहाँ पे बात करी जा रही है, और जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे बात करी जा रही है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द जोगी गोपा इनलैंड वाटर टर्मिनल के रिगार्डिंग? तो इसमें जो है ये पहली बात तो नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, सही है। 90 किलोमीटर दूर है, डेट इज द गेलेफू भूटान में, ये भी सही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा 2021 में, ये भी सही है। टारगेट जो है 110 लाख टन का कार्गो का 2027 तक, ये ऑप्शन जो है गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 11 मिलियन टन है आपका कार्गो कैपेसिटी का, वो यहाँ पे टारगेट नहीं है, बट ये है कि हम हर साल जो है 11 मिलियन टन है इसकी एनुअल कार्गो हैंडलिंग का है, कि हम हर साल जो है कार्गो हैंडलिंग इतने करेंगे, लेकिन कैपेसिटी की बात नहीं आई है, ठीक है। और ये टर्मिनल जो है इनॉग्रेट हुआ कब? 18 फरवरी 2025 को। तो यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे इन्होंने कैरिंग कैपेसिटी नहीं बोला, उन्होंने कैरिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी, तो इन्होंने बोला है कि हम एनुअल कार्गो हैंडलिंग इतनी करेंगे 11 मिलियन टन। पॉइंट समझ आया? तो हर साल जो है 11 मिलियन टन जो है कैपेसिटी है इसकी हैंडल करने की, ऑप्शन नंबर डी। टॉप स्टेट बताइए नीति आयोग के फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स में कौन सी आई है? तो टॉप स्टेट आई है जी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर, उड़ीसा, ठीक है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ और लास्ट में गोवा, मतलब तीसरा नंबर गोवा, सेकंड, थर्ड। और ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है हमें बताता क्या है? पहली बात तो 18 इंडियन स्टेट्स की बात करी गई थी इसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेट मैनेजमेंट में किस तरीके से जो स्टेट है वो रेवेन्यू जो टैक्स आ रहा है खर्चा कर रही है, किस तरीके से अपने डेट को मैनेज कर रही है, प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू क्या चीज़ है, और ये अलाइन है विकसित भारत 2047 की विजन के ऊपर, जिससे अपनी डिफरेंट स्टेट जो हैं फिजिकल स्ट्रेटजीज को अपनाएंगे। ये रिपोर्ट प्रमोट करती है हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टेट सो डैट आपकी फिजिकल मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया जाएगा, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंश्योर किया जाएगा। तो उड़ीसा नंबर 1 पे आया है, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे आया है, और गोवा नंबर 3 पे देखने को आपको मिला है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर बी। पंजाब का रैंक नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कितना आया है? ये सबसे जो है लोएस्ट है, 18वां रैंक देखने को आपको मिला, 10.7% इनका नंबर था। और ये स्टेट जो है डेट सस्टेनेबिलिटी और रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस कर रही है, ऑप्शन नंबर 1। प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर 2024-25 में कितनी ग्रोथ देखने को आपको मिली? तो डैट इज 6.5%, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और ये पहला एस्टिमेट कितना था? फर्स्ट एस्टिमेट था 6.4 और दोबारा रिवाइज करके इन्होंने बोला 6.5%। 2023-24 में अगर हम बात करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 9% देखने को आपको मिली थी, 9.2%। और अब 24-25 में कितनी है? 6.5%, ये याद रखें, ऑप्शन नंबर बी। एस्टिमेट बताइए पर कैपिटा इनकम का करंट प्राइसेस के ऊपर। करंट प्राइसेस का मतलब बच्चे होता है नॉमिनल ईयर जो करंट में चल रहा है आपका, और जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, तो मतलब वहाँ पे हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, रियल इन्फ्लेशन की बात करते हैं।
तो करंट प्राइसेस के ऊपर जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2,05,589। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा राइट आंसर, 2,05,579, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो करंट प्राइसेस के ऊपर हमें जो ग्रोथ रिफ्लेक्ट हो रही है वो 8.8% ग्रोथ रिफ्लेक्ट हो रही है। कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर बात करता है, ठीक है। कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब बेस ईयर को मान के चलता है। रियल पर कैपिटा इनकम के ऊपर बात करता है तो वो आपकी है 1,14,705, 1,14,705 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, बी बनेगा राइट आंसर। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग इनमें स्टेटमेंट बताना है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पे सही है। ये ऑपरेशनल है सिंस 1968 से, 1968 से ये ऑपरेशनल है, ये ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। दूसरा 2023-24 में 227.8 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट देखा है, ये सही है। इंश्योरेंस जो है 10 लाख रुपए की करी गई है DICGC के द्वारा, डिपॉजिट इंश्योरेंस के क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो आप डिपॉजिट कर देते हैं उसके ऊपर आपको गारंटी मिलती है कि अगर आपका पैसा मतलब चला जाए या नुकसान हो जाए, बैंक चोरी हो जाए, जो भी है, तो उसको इंश्योरेंस आपको 10 लाख रुपए की है। ये ऑप्शन सही है जी, 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दी गई थी। आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आरबीआई हैज़ नॉट कैंसल्ड इट्स लाइसेंस, बट इसके ऊपर 6 महीने का जो है बिजनेस रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, बिजनेस रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ठीक है। तो ये तो सही है। बिजनेस ये एक सेकेंड इंश्योरेंस, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, क्या पूछा है इन्होंने, करेक्ट पूछा है ना। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बारे में रिसेंट, ये 1968 में ऑपरेशनल, ये सही है यार, सॉरी, ये सही है, ये 1968 से ऑपरेशनल है और इन्होंने जो है प्रॉफिट नहीं कमाया, ये लॉस है, ये लॉस कमाया है इन्होंने, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, नहीं 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, और ये कैंसिल कर दिया गया लाइसेंस, ये गलत है। इन्होंने 6 मंथ की आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, सैंक्शंस लगाई है। तो मतलब पहला ऑप्शन जो है आपका सही है, तो इसने सही पूछा था ना, सही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और इनमें से कौन से फार्मर्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर किसान निधि स्कीम जो है वो आपका एग्रीकल्चर लैंड और उनकी जो एनुअल इनकम है लेस देन 3 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। ये ऑप्शन सही है कि हाँ इनको बेनिफिट देता है। और जो एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और रिसीव कर रहे हैं पेंशन्स, उनके लिए होगी नहीं, उनमें नहीं होगी। एग्रीकल्चर लैंड है, अकेली एग्रीकल्चर के लिए है, बिल्कुल सही है ये पॉइंट, ये प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के अंतर्गत होगी। जो बिजनेस में इंगेज है रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, उनके लिए होगा, ये सही है। तो यहाँ पे जो पर्सन गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं और इस पेंशन्स मिल रही हैं तो वो नहीं होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा गलत है। और यहाँ पे ये योजना जो है जो उन फार्मर्स को ही मिलेगी जिनके पास ज़मीनें हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये एलिजिबल नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग वन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलत पूछा था इन्होंने। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत हम कितनी इंस्टॉलमेंट देते हैं एक साल में? हम 3 इंस्टॉलमेंट देते हैं, 6,000 रुपये टोटल देते हैं, 2,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट होती है, तो 2,000 गुना 3 6,000 हो जाएगा। तो 3 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी ऑफ ₹6,000, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी बनेगा राइट आंसर। और ये फाइनेंशियल कंडीशन फार्मर्स की स्ट्रेंथन करी जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पे किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संतोष कुमार यादव जो चेयरमैन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, इनका टर्म एक्सटेंड किया गया है कितने साल? इनका टर्म जो है 2 साल एक्सटेंड किया गया है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था और इनका जो टेन्योर एंड होना था वो 2025 में एंड होना था। अब इसको 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है, 2027 तक कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग के CEO VR सुब्रमण्यम, इनका टेन्योर जो है कितने साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? इनका एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 2 साल का इनका टेन्योर था, अब 1 साल और इंक्रीज कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1। अनंत CEO चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वर, इनका भी टर्म इंक्रीज कर दिया गया है 2 साल, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इनका टेन्योर जो है, इनको अपॉइंट किया गया था 2022 में, एक्सटेंड कर दिया गया है 2027 तक, इनको एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल तक।
मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ जिनका नाम है हिसाशी और जो है हिसाशी ताकेउची के इनका जो कार्यकाल है इसमें वृद्धि आई है 3 साल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, 2028 तक। ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है 17 फरवरी 2025 को। ऑप्शन नंबर 1। और इनको आपको बताया था ना, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड होम मिनिस्टर, इनकी तीनों की कमेटीज ने इनको अपॉइंट किया है। विवेक जोशी जो चीफ नहीं, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं कौन सी तारीख को? तो 19 फरवरी को किए गए हैं। और अब जो है आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है 3 लोग होते हैं, एक चीफ होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये विवेक जोशी यहाँ पे आए हैं, तो 19 फरवरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड वेटलैंड डे हमने ऑब्जर्व कब किया? हम ऑब्जर्व करते हैं इसको 2 फरवरी को, और इसमें जो हमारी वेटलैंड्स हैं, स्वैम्पी और मार्शी एरियाज़ हैं, उनकी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और इसको साइन किया गया था 1971 में। रामसर साइट्स का स्टेटस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर। 2 फरवरी इज द करेक्ट वन। वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व कब किया गया? 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कैंसर के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, उसके लिए बात करी गई है। ऑप्शन नंबर बी। नेशनल डिवॉर्मिंग डे ये ऑब्जर्व कब किया गया? ये ऑब्जर्व किया गया 10 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, जो पैरासिटिक वॉर्म होते हैं, पैरासिटिक वॉर्म्स जो दिक्कतें करते हैं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है, सो डैट अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके और इनको ख़त्म किया जा सके। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये ऑब्जर्व कब किया गया? 11 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसमें जो है कंट्रीब्यूशन गर्ल्स का, फीमेल्स का, विमेन का स्टेम फील्ड्स में। अब ये स्टेम फील्ड्स क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और इनका पार्टिसिपेशन, इस दिन को दर्शाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 11 फरवरी। वर्ल्ड रेडियो डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन होता है। इसको यूनेस्को ने जो है कंसीडर किया था 2011 से, ये कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी इज द राइट वन। यूनाइटेड नेशन डे ऑफ सोशल जस्टिस ये ऑब्जर्व कब किया गया? ये 20 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसमें हम प्रमोट करते हैं सोशल जस्टिस, एलिमिनेट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को, और इक्वल ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये दिन सोशल जस्टिस का जो ऑब्जर्व किया था 2007 में ऑब्जर्व किया था। ऑप्शन नंबर 1। नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व कब होता है? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 28 फरवरी को, जिस दिन रमन इफेक्ट जो है आपका डिस्कवर किया गया था, सीवी रमन जी ने इसको ढूंढा था, और नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स में 1930 में। और ये डे जो एम करता है साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को शो करता है, एम करता है। ऑप्शन नंबर ए। सर्कल ऑफ लाइफ इस बुक को लिखा किसने है? सुधा मूर्ति जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट, ह्यूमन रिलेशनशिप, स्ट्रगल्स, इंसाइट, मॉरल लेसन्स, इन चीज़ों के बारे में बात करी गई है। न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स इसको लिखा किसने है? अरुण शौरी जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इज द राइट आंसर। अरुण शौरी जी, जिन्होंने वीर सावरकर जी की लाइफ, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब चीज़ों के बारे में बात करी है। ये बुक है ऑर्बिटल, इस बुक को लिखा किसने है? अमिताभ घोष जी ने। और ये एग्जाम्पली वर्क है साइंस फिक्शन का, जहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी नैरेटिव्स देखने को आपको मिलते हैं। साइंस और फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में बात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। वाइल्ड फिक्शन ये बुक के ऑथर कौन है? ये हैं समंथा हार्वे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। आदि महोत्सव 2025 सेलिब्रेट किया गया, इसके बारे में आपको पॉइंट बताना है क्या सही है। ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा। यस, ये ट्राइफेड द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा, बिल्कुल सही है। इसमें अंगी गेर डांस राजस्थान का इंक्लूड किया गया, परफॉर्म किया गया, ये भी सही है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, ये गलत है। ये राष्ट्रपति जी ने इनॉग्रेट किया था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया था। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 and 2 इज द राइट वन। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2025 का, इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है क्या है। इसमें थीम स्टेट थी उड़ीसा और मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है।
बिम्स्टेक कंट्रीज, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन कंट्रीज, ये पार्टनर स्टेट थी आपकी, बिल्कुल सही पॉइंट है। ये फरीदाबाद हरियाणा में, ये हर साल ही वहाँ पे होता है। इसको इनोग्रेट किया था चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा ने, नहीं, इनको जो है यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, और नो डाउट कि चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा भी इंक्लूड थे, लेकिन इनोग्रेट गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट वन। 98th ऑल इंडिया मराठी साहित्य सम्मेलन, इसके रिगार्डिंग आपको बताना है क्या पॉइंट आपका सही है। ये मुंबई में हुआ, ये ऑप्शन सही है जी। यहाँ पे अच्छा, सम्मेलन के यूनिक फीचर, ये मुंबई में हुआ नहीं, ये मुंबई में नहीं हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ये दिल्ली में आफ्टर 71 ईयर्स के बाद हुआ, ये सही है। और इसमें बुक फिक्शंस की बात, बुक्स एग्जीबिशन की बात आई, और प्रेसिडेंट के द्वारा, गलत है, ये गलत है। तो ये 71 ईयर्स के बाद जो है दिल्ली में देखने को आपको मिला। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स, उनकी डिस्कशंस करी गई थी, अकेला बुक एग्जीबिशन नहीं था, कल्चरल प्रोग्राम्स, पैनल डिस्कशंस प्रॉपर तरीके से करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। साइक्लोन 2025 के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। साइक्लोन सही पूछा है इन्होंने, ठीक है। ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, नहीं, ये एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है नेवी वाली है, स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, नेवल वाली नहीं है। तो पहला गलत हो गया। इनका जो तीसरा एडिशन है वो राजस्थान में देखने को आपको मिला, ये ऑप्शन जो है आपका सही है, ठीक है। और 2025 का राजस्थान में हुआ, ठीक है। और उससे पहले इंडिया, फिर इजिप्ट, और फिर उसके बाद इंडिया में फिर हुआ। तो इसका मतलब ये हर साल ऑल्टरनेटिवली जो होता है दोनों देशों के बीच में देखने को आपको मिलता है। ये हर साल इंडिया में होता है, नहीं, लास्ट ईयर ये इजिप्ट में हुआ था। लास्ट एडिशन जो है 2023 में हुआ था, नहीं, 2024 में देखने को आपको मिला था। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से पेयर बताइए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, ये मेटा के लिए है, ये याद रखो बस आप। मिराज 2000 क्रैश शिवपुरी मध्य प्रदेश में, सही। डेल्टा एयरलाइन क्रैश टोरंटो में, यस। स्टेड फास्ट डार्ट 25 जो है नासो का स्पेस एक्सरसाइज है। देखो ये स्पेस एक्सरसाइज नहीं है, ये एक ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है, ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है नाटो की, ठीक है, नाटो की, जो देखने को आपको मिली कहाँ पे, रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस में। रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस में। तो ये गलत है जी, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, और चौथा आपका पॉइंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द इनकरेक्ट वन। न्यू दिल्ली जो है वर्ल्ड बुक फेयर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही है। ये 52 एडिशन था, ये गलत है जी, 52 नहीं था, ये 32 था, ठीक है। दूसरा 2023 में, 2013 से हर साल देखने को आपको मिल रहा है, ये ऑप्शन सही है, 2013 से सही है। इसमें 40 कंट्रीज के ज़्यादा पब्लिशर्स इंक्लूडेड थे, पार्टिसिपेट किए थे, ये सही है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है जी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अपोलो टायर्स न्यू दिल्ली मैराथन 2025 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखो यार, यहाँ पे जो अपोलो टायर्स न्यू दिल्ली मैराथन हुई थी, तो यहाँ पे मान सिंह जी ने मेंस कैटेगरी में 2 घंटे 15 मिनट 24 सेकंड में जो है ये मैराथन कवर करी थी। और तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा राइट आंसर। और जो भागीरथी बिष्ट है, और भागीरथी बिष्ट ने 2 घंटे जो है एक सेकेंड यहाँ पे भागीरथी बिष्ट ने 2 घंटे 48 मिनट में तो इन्होंने कवर किया था। यहाँ पे ये भी गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने मान सिंह जी ने 2 घंटे 15 मिनट में इसको कवर किया था। और अक्षय सैनी जो है 3rd प्लेस पे आए थे, ये सही है, ये सही है, मतलब ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये सही है, अक्षय सैनी 3rd नंबर पे आए थे। और प्राइज मनी जो है 5 लाख रुपए की थी, गलत है ये भी, क्योंकि फर्स्ट जो आपके मान सिंह थे उनको 2 लाख रुपए मिला, ठीक है। और दूसरा जो भागीरथी बिष्ट थे उनको जो है 1 लाख रुपया मिलता है। और तीसरे नंबर पे अक्षय सैनी आते हैं, तो उनको 50,000 रुपये मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। नेशनल रिकॉर्ड मेंस मैराथन रेस में किसने जो है मैराथन रेस में किसको मिला। तो ये जो है दैट इज शिवनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और इन्होंने मेंस मैराथन में 2 घंटे 12 मिनट में जो रास्ता कवर किया जलंधर में, ठीक है। मतलब इनके पास अभी भी ये जो है टाइम है। तो 1978 में इन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया था, अभी तक यहीं पे है, फास्टेस्ट मैराथन है अभी तक की किसी भी इंडियन के द्वारा, 2 घंटे 12 मिनट की।
किस टीम ने आईसीसी विमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता? तो इंडिया ने जीता है, ये ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और इसमें डिफीट किया साउथ अफ्रीका को और ये फाइनल जीते 9 विकेट से जीते। और टीम जो है लीड कर रही थी निकी प्रसाद, ठीक है, और उसके बाद जो है गुंगादी त्रिशा, तो इनको जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट वन। अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 मैच में 2025 में एक रिकॉर्ड सेटअप किया है और इन्होंने एक्चुअली 135 रन बनाए हैं, 135 रन बनाए थे इन्होंने। पहली बात तो इंग्लैंड के अगेंस्ट मुंबई में, और हाईएस्ट T20 स्कोर है किसी भी एक इंडियन के द्वारा, और इसमें इन्होंने 13 6 लगाए हैं, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक रिकॉर्ड हो गया है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। 38th नेशनल गेम 2025 की ये कहाँ पे हुई? ये उत्तराखंड में देखने को आपको मिली है, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। और इसमें सर्विसेज ने जो है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आए हैं, ये डिस्कस भी किया था। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, हरियाणा तीसरे नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर बी। गोल्ड मेडल श्री हरि नटराज जी ने स्विमिंग में 38 नेशनल गेम में जीता है, कर्नाटका से हैं। तो कितने गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने? तो इन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी। 9 गोल्ड मेडल हैं और 1 सिल्वर है, तो टोटल आपके 10 हो जाते हैं। टोटल 10 हो गए, तो 9 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, ठीक है। और बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द इवेंट का अवार्ड भी इनको नवाजा गया है। पंकज अडवाणी ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में 2025 में कितने टाइटल जीते? इन्होंने 3 टाइटल जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और ये 10th नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल इन्होंने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 38th नेशनल गेम्स के लिए किसको नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है दी निधि देशबंधु को, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। बेस्ट फीमेल एथलीट, और इन्होंने, ये कर्नाटका से हैं, 9 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है, ये ध्यान रखें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप 2025 में सिंगल टाइटल में जीता कौन है? तो ये है अमंदा एनीसिमोवा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और ये कहाँ से हैं? यूएसए से देखने को आपको मिलती हैं, और ये फाइनल इन्होंने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। मेंस सिंगल टाइटल कतर ओपन टेनिस 2025 में किसने जीता है? तो ये जीता है एंड्रे रुब्लेव ने, ऑप्शन नंबर बी, डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, एंड्रे रुब्लेव, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट वन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोनमर्ग टनल के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। सोनमर्ग टनल जो है वो इनोग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में, ये ऑप्शन सही है। ये टनल जो है ये आपको लोकेटेड है गांदरबल जिला जो जम्मू कश्मीर में है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। इसकी टोटल लेंथ जो है 5.426 किलोमीटर, गलत, ये आपकी लेंथ है 6426 किलोमीटर, 6426 किलोमीटर है, तो ये गलत है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 और 2 इज द राइट आंसर, 1 और 2। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6426 किलोमीटर है, लेकिन टोटल जो लेंथ प्रोजेक्टेड है, अगर बात करी जाए मेन टनल की, ठीक है, स्केप टनल की, और जो एक्सेस रोड्स हैं उसकी, ये रोड जितने भी एक्सेसिबल है, तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ है 12 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन मेन टनल की जो आपकी लेंथ है वो आपकी 6426 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज द राइट वन। इंडिया का पहला बॉर्डर सोलर विलेज जिसका नाम है मसाली, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। मसाली जो गांव है इंडिया का पहला सोलर बॉर्डर विलेज है, सोलर से बना हुआ, यानी कि सोलर ऊर्जा यहाँ पे पैदा करी जा रही है, बिल्कुल सही है। 119 घरों में मसाली गांव के यहाँ पे रूफ टॉप सोलर पैनल है जो कि 225.5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, ये भी सही है। मसाली जो है वो सोलर पावर्ड विलेज में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि सोलर ऊर्जा में कन्वर्ट बनाने वाला विलेज है अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है। प्राइम मिनिस्टर सूर्योदय योजना, जिसमें हम 300 जो है वाट की, जो किलोवाट की एनर्जी को आपको फ्रीली एक्सेस प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात करी गई है, उसी के ही नेतृत्व में जो है मसाली गांव जो है आपका सोलर विलेज बना है। तो ये ऑप्शन सही है जी, ऑल 3 आर द राइट वन। वर्ल्ड मोनूमेंट वॉच 2025 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताओ कौन सा सही है। 25 साइट्स को इंक्लूड किया गया यहाँ पे वर्ल्ड मोनूमेंट वॉच ईयर 2025 में, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। और मून जो है वो इंक्लूड किया गया एज ए साइट इन द वर्ल्ड मोनूमेंट वॉच लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, मून को पहली बार, यानी कि चंद्रमा को पहली बार, बिल्कुल सही पॉइंट है। अकेली जगह जो इंडिया में एक ही जगह इंक्लूड करी गई है इस सिस्टम में, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। ये 2 साइट्स जो हैं हमने
इसमें लेके आए हैं। एक तो जो है आपका वाटर सिस्टम जो भुज का है, वाटर सिस्टम भुज, और हेरिटेज जो स्ट्रक्चर्स है अलोंग द मूसी रिवर, हेरिटेज स्ट्रक्चर अलोंग द मूसी रिवर, इन दोनों को लेके आए हैं। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 और 2 इज द राइट आंसर। दो साइट्स, एक वाटर सिस्टम भुज में और एक जो है आपका हेरिटेज स्ट्रक्चर मूसी रिवर में। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रिगार्डिंग पॉइंट बताना है। ये ऑब्जर्व किया गया 21 दिसंबर को, ये ऑप्शन सही है। इंडिया ने की रोल प्ले किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और यहाँ पे 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित करवाया गया, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे पहली बार 2025 में ऑब्जर्व किया गया, नहीं ये 2024 में ऑब्जर्व किया गया था पहली बार। तो ये पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 और 2 इज द राइट आंसर। मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 1। हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम भुज के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नंबर 1, ये भुज सिस्टम जो है वाटर सिस्टम लोकेटेड है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, ये ऑप्शन सही है। वाटर सिस्टम भुज का जो अडॉप्ट किया गया 16वीं सेंचुरी में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राव खेंगरजी 1, राव खेंगरजी 1, ये ऑप्शन सही है जी, राव खेंगरजी 1 16वीं सेंचुरी में। वाटर सिस्टम भुज का जो अभी कंप्लीटली जो है निष्क्रिय डिफंक्ट हो चुका है, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। वाटर सिस्टम अभी भी जो है पार्शली फंक्शनल है और पार्शली जो है ख़त्म कर दिया गया है बिकॉज अर्बनाइजेशन और जो है इनकंसिस्टेंट प्लानिंग, ये इसकी एफिशिएंसी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। स्टेटमेंट सही कौन से हो गए, ओनली 1, यानी कि 1 और 2, ए ऑप्शन इज द राइट वन। इनमें से जो साइट्स हैं वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच में, दो अभी हमने डिस्कस किया था, तो उसके रिगार्डिंग पॉइंट बताना है। ये एक तो भुज वाला है, बिल्कुल सही है। एक मूसी रिवर वाला है, ये भी सही है। ये भुज वाला जो सिस्टम है ये आपका 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था, ना कि 18वीं सेंचुरी में। तो ये पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सेम वही है, स्टेटमेंट में डाल दिए यहाँ पे क्वेश्चन, बस 1 और 2 इज द राइट वन। 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया गया और इसमें मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए इसका मेन पर्पस यही था, बिल्कुल सही है। इंडिया ने एक रेजोल्यूशन डिक्लेयर किया वर्ल्ड मेडिटेशन डे के ऊपर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ये भी सही है। ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया और पहली बार हमने 2024 में सेलिब्रेट किया। ये तीनों सही हैं, ऑल दीज आर द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इज द राइट वन। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के रिगार्डिंग पॉइंट बताना है। डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया गया 2024 का द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये बिल्कुल सही है जी। ये पहली प्रेसिडेंट है यूएस की हिस्ट्री में जिनको टाइम ऑफ द ईयर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2 बार मिला है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ये वाला, ठीक है। इससे पहले इनको 2016 में ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मतलब ये नवाजा गया था। तीसरा है डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर है वो कंसेक्यूटिव नहीं है और हैज़ नॉट बीन कंसेक्यूटिव, लगातार नहीं रहा और इसको टाइम ऑफ द पर्सन 2 बार घोषित किया गया है। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। देखो ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है वो नॉन कंसेक्यूटिव रही है, ठीक है, और 2016 से 2020 में और उसके बाद जो है री इलेक्ट किए गए 2024 में और इसीलिए इनको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एक 2016 से 2020 में और एक 2000 मतलब एक बार 2016 में, एक बार 2024 में मिला है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज द राइट आंसर। लगातार नहीं बने रहे ये ट्रंप। चलिए, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताओ, कौन सा सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। ये पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत देखने को आपको मिला है, ये सही है। और इसमें जो है दोदन डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया आपका उत्तर प्रदेश में, ये ऑप्शन जो है गलत है। ये जो दोदन डैम है ये कंस्ट्रक्ट किया गया छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है, नॉट इन द उत्तर प्रदेश। तो दूसरा गलत हो गया। ये बेनिफिट करेगा बुंदेलखंड रीजन को, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड रीजन जो यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में आता है, तो दोनों को बेनिफिट करेगा, बुंदेलखंड वाले रीजन को, बिल्कुल सही है। और इसका जो प्रोजेक्ट है 44,605 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही हो गया। सो पहला, तीसरा, चौथा इज द राइट आंसर। 1, 3, 4 इज द राइट वन, ठीक है। सो ये है जी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बुंदेलखंड रीजन को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। 44,605 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है।
वाटर करियर स्कीम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताओ कौन सा सही नहीं है, यानी कि जलवाहक, जलवाहक भी आ सकता है आपको, जलवाहक ही लगता है मुझे आएगा पेपर में, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नंबर 1, ये इनकरेज करेगा कार्गो ट्रांसपोर्टेशन बाय द इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवे में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को इनकरेज करेगा, ये सही है। नंबर 2, ये इंसेंटिव अप टू 35% ये दिया जाएगा डिस्टेंस लेस देन 300 किलोमीटर, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। पहली बात तो ये इंसेंटिव एप्लीकेबल है ओनली द फॉर द कार्गो ट्रांसपोर्टेशन ओवर ए डिस्टेंस ग्रेटर देन, यानी कि 300 किलोमीटर से ऊपर जो है ये ठीक है। बाकी इंसेंटिव वाला पॉइंट जो है आपका सही है 35%, लेकिन 300 किलोमीटर से ऊपर का दिया जाएगा, नॉट लेस देन 300। और इसमें कवर किए जाएंगे नेशनल वाटरवे 1, 2 एंड 16, ये सही है। ये 200 मिलियन टन कार्गो का ट्रांसपोर्ट करेगा 2030 तक, ये भी ऑप्शन सही है। पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा ऑप्शन जो है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द इनकरेक्ट वन। ये जो जलवाहक स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे की मिनिस्ट्री ने, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, और ये हमारा ट्रेड पोटेंशियल इनलैंड वाटरवे का बढ़ाएगा और रिड्यूस करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को, और जो रोड्स और रेल नेटवर्क्स के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन होती है उसको कम करेगा। ये नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा रिवर पे है, नेशनल वाटरवे 2 जो ब्रह्मपुत्रा पे है, और नेशनल वाटरवे 16 जो बाराक रिवर के ऊपर देखने को आपको मिलता है, इसको कवर करेगा। और इसमें इस स्कीम में 35% हम जो है ऑपरेशनल कोस्ट 300 किलोमीटर से ऊपर ज़्यादा जो होगी वो कार्गो ओनर ट्रांसपोर्ट मतलब स्कीम के ऊपर जो है आपको रीइंबर्समेंट मिलेगी। और ये स्कीम जो है 3 सालों के लिए वैलिड रहेगी आपकी, 3 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है आपका गलत है, बाकी स्टेटमेंट जो है आपके बिल्कुल सही है 1, 3, 4। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सा सही है। ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क है, ये ऑप्शन सही है। और इसकी कैपेसिटी 90 मेगावाट है, नहीं ये 600 मेगावाट की कैपेसिटी है, ये ऑप्शन गलत है। ये गुजरात में है, नहीं ये गुजरात में नहीं है। ये एक सेकेंड, ओमकारेश्वर लार्जेस्ट फ्लोटिंग है, ये भी ठीक है। 600 नहीं यार, एक मिनट, लार्जेस्ट इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 90 मेगावाट, ये ऑप्शन सही है जी। प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 90 मेगावाट है, गुजरात में है, नहीं ये गुजरात में ना होके मध्य प्रदेश में है ओमकारेश्वर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या बनेगा जी, 1 और 2 दोनों सही हैं और तीसरा आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 1 एंड 2। उड़ीसा के नए गवर्नर किसने अपॉइंट किया गया है, हरि बाबू कुंभमपति को अनाउंस किया गया है एज ए न्यू गवर्नर ऑफ जो है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 1। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए क्या सही है। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब हमने कल्चर और सोशल कोऑर्डिनेशन करना है डिफरेंट स्टेट्स यूनियन टेरिटरी में, सो डैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इंगेजमेंट बढ़े हर जगह में। सो यही मेन ऑब्जेक्टिव है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंगेजमेंट विद इन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। महाकुंभ मेला एरिया जो डिक्लेयर किया गया है एज ए डिस्ट्रिक्ट, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग। तो महाकुंभ मेला जो एरिया है उसको जिला ही घोषित कर दिया गया था, तो ये जिला घोषित किया गया था प्रयागराज मेला अथॉरिटी, प्रयागराज एक्ट 2017। सो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है कहाँ पे। सो देखो, पहली बात तो ये शीजोमी डिस्ट्रिक्ट है आपका, शीजोमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का, जो कि 240 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। तो ये देखने को मिलता है हमें अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। कौन से साल में इंप्लीमेंट किया जाएगा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जो कैरी आउट करेगा और प्रमोट करेगा नेचुरल फार्मिंग को, तो कौन से ईयर में होगा। तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग ये 2025, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इज द राइट आंसर, 2025। और यहाँ पे एम क्या है, नेचुरल और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अक्रॉस द इंडिया, यानी कि नेचुरल और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस करनी है, उसको प्रमोट करना है अक्रॉस द इंडिया 2025 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। कौन से जिले को घोषित किया गया और इसको बेस्ट अवार्ड मिला, बेस्ट फिशरी डिस्ट्रिक्ट अमंग द यूनियन टेरिटरीज में। तो ये कुलगाम को, तो कुलगाम जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, इसको बेस्ट फिशरी डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिलता है।
COP16 की मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की। इसका मेन थीम क्या है? तो COP16 की जो मीटिंग है इसका थीम जो है अवर लैंड अवर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर बी। और ये मीटिंग हुई कहाँ पे थी? रियाद में, सऊदी में। रियाद सऊदी अरेबिया में देखने को मिली थी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी पोजीशन जो है इंडिया का रैंक आया है द 8 पावर्स ऑफ 2025 लिस्ट में? इंडिया का रैंक जो है वो 5वां रैंक देखने को हमें मिलता है जो है सुपर पावर की कैटेगरी में। सबसे सुपर पावर में सबसे नंबर 1 पे जो देखने को मिलता है यूएस, देन चाइना, देन रशिया, जापान और फिर आता है इंडिया। इंडिया के बाद है फ्रांस, यूके और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया 8वें प्लेस पे है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इंडिया जो है 5वें प्लेस पे आता है सुपर पावर की कैटेगरी में। तो यूएस, चाइना, रशिया, जापान सबसे ऊपर हैं, हमसे ऊपर हैं, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5th रैंक है इंडिया का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे उन्होंने हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट मैरीटाइम स्टेट अवार्ड जो है वो मिला है केरला को, बेस्ट मैरीटाइम अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य, ऑप्शन नंबर बी, केरला इज द राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने मेरीन इंडस्ट्री और उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए ये अवार्ड मिला है। विजन पोर्टल दैट इज डेवलप इंडिया इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क, यानी कि इंडिया को हमने प्रॉपर तरीके से इनोवेट करना है। आउटरीच नेटवर्क पोर्टल ये किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि बच्चों में जो खास करके अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की यहाँ पे बात करी गई है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। न्यू प्राइम मिनिस्टर बताइए टोंगा के किन्हें अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है इसाके वालू इके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसाके वालू इके, ऑप्शन नंबर बी। सो ये रिजा टोंगा ओशनिया में, साउथ पैसिफिक ओशन के पास है। चाइना ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड का हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने के ऊपर इंडिया बॉर्डर के पास, कौन सी रिवर के ऊपर? तो ये बनाएंगे यारलंग सेंगपो, जो इंडिया में ब्रह्मपुत्रा कहलाती है, ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये प्रोजेक्ट जो है सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इसके वाटर रिसोर्सेज के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा अब इंडिया के ऊपर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कन्फर किया ऑनररी रैंक ऑफ जनरल इन इंडियन आर्मी, तो किसको मिला है? किस नेपाल के आर्मी के चीफ को दिया गया है? तो जनरल अशोक राज सिगदेल को दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। रेबल्स कैप्चर्स इट्स कैपिटल, मतलब इस किस देश में विद्रोहियों ने उसकी राजधानी पर कब्जा किया है? तो सीरिया, ऑप्शन नंबर 1। रेबल्स के द्वारा इसको कैप्चर कर लिया गया है और रेबल्स ने कैप्चर किया डेमास्कस, ठीक है, जो कि कैपिटल ऑफ सीरिया है, और ये सिविल वॉर सीरिया में हमें देखने को मिली, ऑप्शन नंबर 1। यूके ने रिसेंटली जो है अनाउंस किया है पार्टिसिपेशन, कहाँ पे? यूएस बहरीन सिक्योरिटी एग्रीमेंट में, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव सीपा दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी इंटीग्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी एग्रीमेंट में यूएस और बहरीन ने ये अनाउंस किया है पार्टिसिपेशन, सो दैट सिक्योरिटी कॉपरेशन को ये स्ट्रेंथन करेगा, ऑप्शन नंबर 1। पहली विमेन प्रेसिडेंट नामीबिया की किन्हें कहा गया है? तो ये है नेटुम्बो नंदी नतेहे नदेत वहा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट है साइक्लोन फिंगल, ये किस कंट्री को अफेक्ट किया है? इंडिया और श्रीलंका को अफेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये 1 वर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया का रैंक बताइए ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में, इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक है 176, और ये बताता है कि इंडिया किस तरीके से नेचर को कंजर्व करने के लिए दूसरे देशों के कैटेगरी में इंडिया कहाँ पे है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन रैंक की बात आ रही है, यहाँ पे 176 है इंडिया का। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड मिला अमेरिका में, कौन सा अवार्ड मिलता है? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस प्राइज जो है ये अवार्ड मिलता है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट? कौन सी कंट्री मतलब किसने रिलीज किया है? यूनिसेफ ने इसको रिलीज किया है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो जिसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो कि डेटा प्रोवाइड करेंगी और प्रोजेक्शन प्रोवाइड करेंगी जो बच्चों की पॉपुलेशन है कब तक अप टू 2050 तक कितनी हो जाएगी, ये सब डेटा उन्होंने बताया है।
ये मेट स्कीम क्या है? मेट स्कीम किस कंट्री के साथ लिंक करती है? दिस इज द मोबिलिटी एग्रीमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम. सो दिस इज मोबिलिटी अरेंजमेंट, नॉट एग्रीमेंट, इट्स मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, जिसमें जो हमारा इंडियन टैलेंट होगा, इंडियन यूथ होगा, टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी में बात करो, माइनिंग में, इंजीनियरिंग में, आईटी सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो लोग इसमें इंडियन यूथ जो है आपका प्रॉपर तरीके से टैलेंटेड होगा, तो यहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें ये प्रॉपर तरीके से मिलेंगी, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इनको प्रोवाइड करी जाएंगी इंडियन स्टूडेंट्स को. तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ लिंक करती है, ऑस्ट्रेलिया ने ये स्टार्ट करी है. ऑप्शन नंबर 1. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट जारी करी है? तो ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? जिनीवा में देखने को मिलते हैं, जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. ऑप्शन नंबर सी. हाईएस्ट रैंक बताइए 2024 में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में कौन सी सिटी ने टॉप किया है? तो वो लंदन ने किया है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. और ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल सिटी है वर्ल्ड में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के अंतर्गत. ऑप्शन नंबर बी. आगे ये तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, ये तो कट करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ये भी पढ़ लिया है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इंडिया का फर्स्ट बायो बिटुमेन हाईवे ये कहाँ पे लोकेटेड है? वो इंडिया का फर्स्ट बायो बिटुमेन हाईवे जो लोकेटेड है, सो दैट इज लोकेटेड ऑन द NH44 नागपुर मानसर बाईपास. ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर. यहाँ पे जो फर्स्ट बायो बिटुमेन हाईवे है, इसमें हमने लिग्निन का इस्तेमाल किया है. लिग्निन बनता है एग्रीकल्चर रेजिड्यू से, जो एग्रीकल्चर के रेजिड्यू होते हैं, विशेष होते हैं, वो उनसे बनाया गया है, और इसको हम कहते हैं बायो बिटुमेन. बायो बिटुमेन के नाम से जानते हैं, जो इनॉग्रेट किया गया है नागपुर में, ठीक है, नागपुर दिसंबर 2024 में. ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट जो है, सिग्निफिकेंट स्टेप है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में. ऑप्शन नंबर बी. CPTPP का फुल फॉर्म क्या है? सो दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप. ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप. ये जो पार्टनरशिप है, ये ट्रेड ब्लॉक है. एक्चुअली ये ट्रेड ब्लॉक है आपका 11 कंट्रीज़ का, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने ज्वाइन किया है एज ए 12th मेंबर ज्वाइन किया है 2024 में. तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी. रिचेस्ट फैमिली बताइए ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में किसकी कौन सी फैमिली सबसे टॉप पे आई है? सो वो है वॉल्टन फैमिली, और इनकी जो टोटल वेल्थ है $432.4 बिलियन देखने को हमें मिली है. वॉल्टन फैमिली. लेटेस्ट कंट्री जिन्होंने ज्वाइन किया है डेट इज शेंगेन एरिया को, तो यहाँ पे जो है नंबर पहुँच चुका है, 2 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है, रोमानिया और बुल्गारिया ने, और 1 जनवरी 2025 को इन्होंने ज्वाइन किया था. और शेंगेन एरिया में आप रोमानिया और बुल्गारिया आते हैं, जिसमें अब आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. ऑप्शन नंबर बी. किसान कवच बॉडी सूट जो है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? इसमें यह है कि एक पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट है ये, यानी कि पेस्टिसाइड का कोई भी मतलब तकलीफ वगैरह नहीं आएगी, फार्मर्स की सेफ्टी को इंश्योर किया गया है. दिसंबर 2024 में बनाया गया था. तो ये ब्रिक इन स्टेम एंड सेपियो हेल्थ ने इस चीज़ को बनाया है. ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन. म्यूल हंटर मॉडल जो है आपका किस चीज़ के साथ रिलेट करता है? तो ये म्यूल हंटर मॉडल जो है, जितनी भी हम डिजिटली ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके फ्रॉड को रोकने के लिए देखने को आपको मिलता है. ऑप्शन नंबर 1. और ये बैंकिंग फ्रॉड्स और डिजिटल स्कैम्स को दूर करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है. तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 इज़ द राइट वन. लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट 2023-24 की कौन सी रही है? उत्तर प्रदेश. इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, ये याद रखना. उत्तर प्रदेश में 16.21% जो है टोटल मिल्क प्रोडक्शन हुआ है. राजस्थान में 14.151% है. मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 8.91% है. ये राजस्थान सेकंड पे है और मध्य प्रदेश थर्ड रैंक पे देखने को आपको मिलेगा. ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन. पार्कर सोलर प्रोब रिसेंटली जो है इसने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है अभी? सो ये एक्चुअली
क्लोजेस्ट अप्रोच रही है सन के पास, और एक्चुअली पार्कर सोलर प्रोब जो है 3.8 मिलियन माइल्स का रास्ता कवर किया है फ्रॉम द सन सरफेस, जो कि क्लोजेस्ट एवर स्पेसक्राफ्ट है जिसने अप्रोच किया है सन को। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर, और ये नासा का मिशन है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, हमारा मिशन कौन सा है इंडिया का? आदित्य L1 जो सन के लिए है। ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट टैगिंग जो गंगा रिवर डॉल्फिन की कंडक्ट करी गई वो कहाँ से कंडक्ट करी गई? तो डैट इज़ इन द असम से कंडक्ट करी गई। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको कंडक्ट किया है, और इसमें बात करी गई है डॉल्फिन का स्टेटस पता किया गया है। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन जो है उत्तर प्रदेश में देखने को आपको मिलती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर का डेटा तैयार किया गया है, और फर्स्ट टैगिंग हमने आसाम से स्टार्ट करी थी। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2024, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है? दैट इज NOAA, दैट इज कॉल्ड नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, और इस रिपोर्ट से पता लगता है हाईएस्ट आर्कटिक टेम्परेचर 1900 से 1900 से जो हाईएस्ट आर्कटिक टेम्परेचर रहा है वो अभी रिकॉर्ड किया गया है 2024 में। 1900 के बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे चेक किया गया है। NOAA ने रिपोर्ट दी है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने। पहला डायबिटीज़ बायो बैंक इस्टेब्लिश किया गया इंडिया का कहाँ पे? तो ये कंडक्ट किया गया इंडिया का, डैट इज़ द आपका ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में किया गया, सो डैट हम डायबिटीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे। डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं शुगर होना आम भाषा में, शुगर का मतलब क्या होना? ग्लूकोज आपकी बॉडी में बढ़ रहा है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो बॉडी में ग्लूकोज होती है उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। और इंसुलिन जो है हमारे बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रिया से रिलीज किया जाता है, ये याद रखना है आपको, साइंस का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड UNEP, दैट इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड में किसको मिला है? तो ये माधव गाडगिल जी को ये अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। वर्ड ऑफ द ईयर 2000, जो वर्ड ऑफ द ईयर पोलराइजेशन, ये 2024 में आपको घोषित किया गया पोलराइजेशन, ठीक है। और ये अवार्ड, ये जो वर्ड है ये मेरियम वेबस्टर ने ये अवार्ड दिया है, मेरियम वेबस्टर ने, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इंक्रीजिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, तो ये पोलराइजेशन वर्ड उस तरीके से यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। 10वां वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस जो हुई है वो कहाँ पे हुई है? सो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुई है देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। इसका थीम क्या है? डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, आयुर्वेदास पर्सपेक्टिव, ठीक है। डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदास पर्सपेक्टिव, जो फोकस करता है टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी। द सेंटेंस, इस बुक के ऑथर कौन है? वो हैं गौतम भाटिया। ऑप्शन नंबर 1। और इसमें डेप्थ एनालिसिस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। ऑप्शन नंबर 1। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का जीता मतलब कहाँ पे हुआ? सो ये हुआ बेंगलुरु में, सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, और कर्नाटका में हुआ। और इसमें टॉप बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। मेंस सिंगल टाइटल जो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में जीता, वो किसने जीता है? M रघु ने। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी। M रघु इज द राइट आंसर, दैट इज M रघु। कर्नाटका से हैं ये, कर्नाटका से हैं, इन्होंने जीता सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। और जो मिथुन मंजुनाथ हैं ये आपके रनर अप रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी। विमेन सिंगल टाइटल सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ने जीता देविका सिहाग जी ने। ऑप्शन नंबर सी। देविका सिहाग ये बिलोंग करती हैं हरियाणा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। किसको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए? तो ये जो है सलमान खान को अपॉइंट किया गया है किस गेम के लिए? खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ब्रांड एम्बेसडर हैं ये, और ये सलमान खान जो है इस इवेंट को प्रमोट करते नजर भी आएंगे। ऑप्शन नंबर बी। WSF दैट इज वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2024 का जो है ये हुआ कहाँ पे? तो ये देखने को मिला इजिप्ट की कैपिटल कैरो में, स्क्वैश चैंपियनशिप। ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे वर्ल्ड के टॉप स्क्वैश टीम जो है यहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी।
टाइटल बताइए, मेंस टीम टाइटल वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में जीता किसने है? तो ये इजिप्ट ने ही जीता है स्क्वैश टीम, ऑप्शन नंबर बी। और डोमिनेंट रही हैं इंटरनेशनल स्क्वैश में इजिप्ट। किस कंट्री को अवार्ड दिया गया, राइट्स दिए गए फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2034 को कि वो होस्ट करेंगे? 2034 को होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पहली बार ऐसा होगा कि इतने बड़े इवेंट को होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया। फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पे होगी, कहाँ पे हुई थी? तो दैट इज इन द सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और सिंगापुर ये ग्लोबल चेस टूर्नामेंट है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े चेस प्लेयर्स आते हैं। यंगेस्ट चेस चैंपियनशिप हिस्ट्री में कौन रहा है? सबको पता है ये क्वेश्चंस, डी गुकेश इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक्सेप्शनल टैलेंट स्किल्स देखने को आपको मिली हैं यहां पे। 2025-26 का जो अनाउंस किया गया यूनियन बजट में, तो यहां पे की गोल उनका क्या रहा है? तो देखो की गोल ये है सबका विकास, ये वर्ड इन्होंने यूज किया है, सबका विकास, दैट इज डेवलपमेंट फॉर ऑल, ये वर्ड यूज किया है। बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे सभी सेक्टर्स में, चाहे वो फार्मर्स की बात हो, विमेन, यूथ, फूड प्रोवाइडर्स, ये वर्ड यूज किए गए हैं, फार्मर्स, विमेन, यूथ एंड फूड प्रोवाइडर्स, 4 सेक्टर्स को बात करी गई है। तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसी कौन सी स्कीम है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करेगी एग्रीकल्चर के लिए? तो वो स्कीम कौन सी है यहाँ पे? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करेंगे और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है करेंगे। ये स्कीम जो है एम करती है 100 डिस्ट्रिक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। स्पेशल अटेंशन अंडर द सेल्फ रिलायंस मिशन जो हुआ था आत्मनिर्भरता वाला, पल्सिस में यानी कि दालों में, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे मिशन में कौन सी दालों के ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है? तूर, उड़द एंड मसूर के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट, तूर को मतलब हम कहते हैं पिजन पी, तूर मतलब पिजन पी, ठीक है। उड़द मतलब ब्लैक ग्राम, ये यार इंग्लिश में आ सकते हैं वर्ड, तो ध्यान रखना, ब्लैक ग्राम, ठीक है। और मसूर को मतलब लेंटिल। तो ये दालों के ऊपर बात करी गई है जिसमें हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे और डिपेंडेंसी को कम करेंगे, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन जो अनाउंस किया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी कॉटन की को इंप्रूव करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और इस मिशन जो है फोकस करता है लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटीज़ को, जो कि जो है इंश्योर करेगा लगातार सप्लाई, हाई क्वालिटी कॉटन की सप्लाई को जो है बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। कौन सी स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन जो है गारंटी को इंक्रीज किया है एमएसएमईज की 10 करोड़ रुपए तक? सो 10 करोड़ रुपए तक एमएसएमईज को 10 करोड़ रुपए तक मिलेंगे अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द एमएसएमईज, क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत। पहले इसको 5 करोड़ मिलते थे, 5 करोड़ से अब हमने जो अमाउंट बढ़ाई है वो 10 करोड़ जो है कर दी गई है। ये एम करता है इंक्रीज करने का क्रेडिट असेसिबिलिटी फॉर एमएसएमईज और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जहां पे 2.2 मिलियन जो लोग हैं, यानी कि 22 लाख लोगों हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 4 लाख करोड़ बिजनेसेस जनरेट किए जाएंगे और एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा 1.1 लाख करोड़ तक का? तो ये कौन सी स्कीम है ऐसी? तो ये फोकस प्रोडक्ट स्कीम है जिसमें फोकस करके ही चीज़ चलेगी, जिसमें इंडिया का फुटवियर की अगर हम बात करें, लेदर सेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस जो है बढ़ेगी और ये क्रिएट करेगा 2.2 मिलियन जॉब्स, 4 लाख करोड़ का बिजनेस और 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट जो है बात करेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। निफ्टेम, व्हाट इज दिस? निफ्टेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है, ये कहाँ पे होगा? तो ये कहाँ पे होगा? बिहार में, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। बिहार में, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को आगे लेके जाएगा और फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सेंट्रल पे कमीशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं? सेंट्रल पे कमीशन के इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये सैलरीज और अलाउंसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट की वो आपके रिव्यू करेंगे प्रॉपर तरीके से, यही सेंट्रल पे कमीशन है। सेंट्रल कमीशन पे कमीशन जो है गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी है जो रिव्यू करेगा और सजेस्ट करेगा सो डैट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस, सेंट्रल और डिफेंस पर्सनल के
जितनी भी चीज़ें हैं उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बोर्ड जो है सेटअप किया गया है सो डैट प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग मखाना की इंडिया में इंक्रीज करी जाए? तो ये बोर्ड सीधी सी बात है, मखाना बोर्ड ही होगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। मखाना बोर्ड होगा कहाँ पे? ये बिहार में देखने को आपको मिलेगा, जो कि इन्हांस करेगा प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग मखाना की, जिससे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है बढ़ेगी मार्केट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सा सही है? ये प्रोग्राम जो है फ्री है इंडियन सिटीजन और OCI कार्ड होल्डर्स के लिए, जिसमें आपको फास्टर, स्मूदर और जल्दी से जल्दी जो इमिग्रेशन सर्विसेज हैं आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। ये लॉन्च किया गया है एज ए फ्री सर्विस इंडियन सिटीजन एंड OCI कार्ड होल्डर्स के लिए। ये आपकी इंप्लीमेंट करी जाएगी 8 मेजर एयरपोर्ट्स के ऊपर, जिसमें आपके पोर्ट्स आते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची और अहमदाबाद। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर, मेजर पोर्ट्स के ऊपर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची और अहमदाबाद, ये 8 स्टेशन के ऊपर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम अनाउंस किया गया है OCI कार्ड होल्डर्स और इंडियन सिटीजन्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपकी साउथ एशिया के लिए, एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ये कितनी आई है जी? तो ये 5.7%। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, 5.7%। देखो यहाँ पे 2025 में इतनी आपको देखने को मिलेगी और एक्सपेक्ट करी जा रही है 6.6 एक्सपेक्ट करी जा रही है, और इसमें जो रीजन की इकोनॉमिक एक्सपेंशन है ये बड़ा रोल प्ले करेगा। ऑप्शन नंबर बी। शेंगेन एरिया में रोमानिया और बुल्गारिया को एंटर करवाया गया है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए क्या सही है? ये ज्वाइन करें हैं शेंगन एरिया को 1 जनवरी 2025 को, ये सही है जी आपका, ये तो हमने डिस्कस किया था। और यूरोपियन यूनियन को भी ये 17 साल बाद ज्वाइन किए हैं, और ये शेंगन एरिया जो है आपको बॉर्डर कंट्रोल के बिना जाने के आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा के, ठीक है। यूरोपियन यूनियन और नॉन यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड होता है शेंगन एरिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन बताइए, भार्गवास्त्र ड्रोन रोधी एंड दैट इज एंटी ड्रोन सिस्टम, भार्गवास्त्र एंटी ड्रोन सिस्टम, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए क्या है? ये जो है दैट इज भार्गवास्त्र ड्रोन जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया है एक सोलर ग्रुप के द्वारा, ठीक है। सोलर ग्रुप के द्वारा जो डिटेक्ट करेगा ड्रोन्स को, अप टू 6 किलोमीटर तक के ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लेगा और न्यूट्रलाइज करेगा, स्मॉल एंड लार्ज ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करेगा। और ये सिस्टम जो है आपका टेस्ट किया गया था जनवरी 2025 में, कहाँ पे? गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज, जो कि उड़ीसा में देखने को आपको मिलती है, गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज में। तो ये इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए। ये टेस्ट किया गया गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी, 6 किलोमीटर की रेंज को ये डिटेक्ट कर लेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द राइट आंसर। और ये सोलर ग्रुप द्वारा बनाया गया है, DRDO द्वारा नहीं बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताइए PSLV C60 स्पैडेक्स मिशन का क्या है? तो ये मिशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा डॉकिंग टेक्नोलॉजी स्पेस के अंतर्गत, ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा डॉकिंग टेक्नोलॉजी स्पेस में। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ये मिशन जो है इन्वॉल्व करता है 2 सैटेलाइट्स इक्विप्ड, जो आपके इंडियन डॉकिंग सिस्टम के साथ इक्विप्ड है, उसके साथ मिशन इन्वॉल्व करेगा। इंडिया जो है वो 4th कंट्री बना है जिसने ये स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को बनाया है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी कंट्री ने क्रिएट किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का दिसंबर 2024 में? तो ये किया है चाइना ने। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, चाइना ने, जहां पे 2 चाइनीज एस्ट्रोनॉट ने कंडक्ट किया है 9 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक, और आउटसाइड द तियांगोंग स्पेस स्टेशन, यानी कि इस स्पेस स्टेशन से बाहर, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। ये प्रीवियस जो रिकॉर्ड था अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा होल्ड किया गया था, अब चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स के पास है। 9 घंटे 6 मिनट। धरनी डेटा सेट जो है न्यूज़ में था, ये किस चीज़ के लिए है? देखो, ये IIT मद्रास ने ये डेटा सेट को रिलीज़ किया था, और ये एक ओपन सोर्स डेटा सेट है जिसमें हाईली डिटेल्ड जो 3D इमेजेस होंगी ह्यूमन फीटल ब्रेन के, जो बच्चे का ब्रेन होगा उसकी इमेजेस को यहाँ पे सोर्स किया जाएगा, और एक वैल्यूएबल सोर्स होगा न्यूरोसाइंस
न्यूरो साइंस रिसर्चर्स के लिए, न्यूरो साइंस रिसर्चर्स के लिए। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 3D डिजिटल मॉडल ऑफ ह्यूमन फीटल ब्रेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो अगला क्वेश्चन कहता है INS तुशील के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो इट इज़ ए तलवार क्लास फ्रिगेट बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट 1135.6, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है, ये सही है जी। और इसको बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इंडिया के द्वारा नहीं, ये बनाया गया है यंतर YANTAR यंतर शिपयार्ड, कहाँ पे, डैट इज़ इन द कलिनिंग्राड, ठीक है, रशिया में, नॉट एट द गोवा शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड में नहीं बनाया गया, तो ये गलत है। और ये 26% इंडिजिनियस कंटेंट है, जाने कि भारत का 26% इंडिजिनियस कंटेंट है, ये ऑप्शन सही है। ये इक्विप्ड है ब्रह्मोस मिसाइल और जो है शिटिल मिसाइल के साथ, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो रॉन्ग है, बाकी पहला, तीसरा, चौथा पॉइंट जो है आपका सही है। गोवा शिपयार्ड जो है वो बिल्ड करेगा 9th और 10th जो शिप्स होंगे क्लास INS त्रिपुत और अनदर फ्रिगेट जो है इस चीज़ को बनाएगा। ठीक है, 9th और 10th वाला, तो ये ध्यान रखना। बट ये जो INS तुशील के बारे में है, ये यंता कलिंगर्ड रशिया के द्वारा बनाया गया है, नॉट द गोवा वाला। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इनकरेक्ट वन। प्रोबा 3 मिशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही है। सो प्रोबा 3 मिशन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा फ्लाइंग टेक्नोलॉजीज़ को और सोलर कोरोना को, जिसमें ये कोरोनोग्राफ का इस्तेमाल करेगा। ये कोरोनोग्राफ जो है ब्लॉक करता है सन का ब्राइट सरफेस, जिसमें हमें जो सन की बाहर वाली लेयर है कोरोना, उसकी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में पता लगेगा। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रोबा 3 मिशन का यही है कि ये टेस्ट करेगा कोरोनोग्राफ और ऑब्जर्विंग द सोलर कोरोना। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, प्रोबा 3 मिशन। फ्रिगेट जो बनाया गया प्रोजेक्ट 1135.6 के रिलेटेड, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये बिल्कुल जो फ्रिगेट 1135.6 जो है बिल्कुल सेम है, ये एडवांस वर्जन है रशिया का जो क्रिवक 3 क्लास फ्रिगेट है उसका एडवांस वर्जन है। सो ऑप्शन नंबर 1, दे आर सिमिलर टू द क्रिवक 3 क्लास फ्रिगेट ऑफ द रशियन नेवी। और अभी तक जो है 7 शिप्स जिसमें आपका INS तुशील भी आता है, ठीक है, ये सर्विस में है। और आपके 2 एडिशनल शिप्स जो बनाए जाएंगे इंडिया में बनाए जाएंगे। INS तुशील जो है 26% इंडिजिनस कंटेंट है उसमें, अभी हमने डिस्कस भी किया था, 26% इंडिया के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द राइट वन। PSLV C59 प्रोबा 3 मिशन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये ज्वाइंट मिशन है इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ये सही है। ये प्रोबा 3 जो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर हम प्लेस करेंगे, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। देखो, ये पहली बात तो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब कहने का मतलब वो इस तरीके से घूमेगा, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो इसका मतलब ये जियो सिंक्रोनस तो नहीं है। ठीक है, ये मिशन जो है लॉन्च किया गया है इसरो का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको जो है कोलैबोरेट करके बनाया है। ये वर्ल्ड का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है, ये सही है। ये 26th फ्लाइट है PSLV CXL वेरिएंट का, ये भी सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया, तो दूसरा जो है आपका इनकरेक्ट हो गया है। सो पहला, तीसरा, चौथा पॉइंट आपका सही है। कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में एट प्रेजेंट। देखो, जब ये क्वेश्चन बनाया था तो ये 3-4 दिन हो गए मेरे को क्वेश्चन बनाए हुए, लेकिन अभी इंडिया में टोटल 58 हैं। जो आपके न्यूज़ में आया था फरवरी में, तो भाई उस टाइम पे तो 57 थे। अभी 58th वाला घोषित किया गया है माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो अब टोटल 58 हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 57 थे। तो टोटल अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं तो 58 हो चुके हैं। कल को हो सकता है 2-4 दिन बाद फिर चेंज हो जाएं, तो 58 हैं टोटल अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च कब किया था, 1973 में। और एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन जो अभी हमें स्टैंड कर रही है 3682 देखने को में मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया का पहला जनरेशन बीटा जो बच्चा पैदा हुआ था, ये बच्चा पैदा हुआ है, कौन सा है ये बच्चा, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, फ्रैंकी रेब्रुदिका जेडेंग। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये जो है पहला बच्चा है बीटा जनरेशन का। जो 2025 के बाद के बच्चे हैं उन्हें बीटा जनरेशन हम कहते हैं।
इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन प्राइज 2024 के लिए किसको मिला है? तो ये मिला है अभिलाष रावत को। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अभिलाष रावत को ये मिला है एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए, और जो इन्होंने रेड सी में रेस्क्यू ऑपरेशन किया था उसके लिए ये अवार्ड इनको मिला है। न्यू डायरेक्टर जनरल CRPF के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनसे पहले जो हैं अनीश दयाल सिंह थे, अब जो हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। ऑप्शन नंबर बी। न्यू मिजोरम गवर्नर कौन बने हैं अभी रिसेंटली? तो वो बने हैं जनरल डॉक्टर VK सिंह। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। 25th गवर्नर हैं मिजोरम के। इनमें से कौन से इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की रोल प्ले किया था इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम में, और इनका देहांत हो जाता है 4 जनवरी 2025 को? तो ये हैं डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम जी। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में इनका बहुत बड़ा नाम था, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत बड़ा हाथ था। 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था, तो चीफ गेस्ट कौन थे? तो वो थे दैट इज प्रोबोबो सुबियांटो। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और ये प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के, और ये 4th इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं जो हमारे रिपब्लिक डे के ऊपर एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं। यहाँ पे कौन सी कंट्री ने बैन किया जो फेस कवर जो होता है उसको पब्लिक प्लेसेस में अब नहीं कर सकते? तो कौन सी कंट्री ने इंप्लीमेंट किया बैन ऑन कवरिंग द फेस इन द पब्लिक प्लेसेस? तो स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर 1, जो जिसमें आपका बुरकाज भी आते हैं, ठीक है, और निकाब भी आते हैं, ये सारी चीज़ें 1 जनवरी 2025 से अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको 1000 स्विस फ्रैंक जो है उसको फाइन लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर, स्विट्जरलैंड। सो गाइज ये थे हमारे फरवरी महीने के करंट अफेयर, जिसमें हमने प्रतियोगिता दर्पण और घटना चक्र दोनों मैगजीन्स को पूरा कवर किया है, डिटेल में कवर किया है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। सो हमारे जो आपकी मंथली करंट अफेयर्स आते हैं वो तो अलग से आते ही आते हैं, लेकिन इस अलग से मैं मैगजीन भी आपको पढ़ाता हूँ सो डैट आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे और आपकी रिविजन भी अच्छे से होती रहे। बाकी सारे अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आप में से जो बच्चे जो हैं स्टेट PCS या UPSC या जो भी स्टेट एग्जाम में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्स से एडमिशन लेना चाहते हैं, जो स्टडी IQ आपको ऑफर करता है, सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में नीचे दिए गए हैं। नहीं तो आप स्टडी IQ की ऐप और वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये कोड लगाएंगे VIP लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये टेलीग्राम चैनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेपरेशन योर एग्जाम। तो यहाँ पे कनेक्ट रहो, क्योंकि सारे लेक्चर्स PDF जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे थियोरी हो, चाहे MCQs हो, करंट अफेयर्स हो, स्टेट के रिलेटेड न्यूज़ हो, सब कुछ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ। तो इस टेलीग्राम के साथ ज़रूर जुड़ जाना। सो थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। अच्छे से पढ़िए, और भी ऐसे क्वेश्चंस हमारे आएंगे। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।